अस्सलामुअलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, हमारा डिस्कशन ये चल रहा था, हमने पिछली क्लास में कोर्स के बारे में काफ़ी बातें की, कैप 2 के बारे में, कोर्स आउटलाइन के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में। फिर हमने कुछ बात की टैक्स सिस्टम के बारे में, ये टैक्स क्यों जरूरी है, किस तरह से पूरी मुल्क की इकोनॉमी का पहिया इसके ऊपर चल रहा है। फिर हमने बात की व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिन बच्चों की पहली क्लास मिस हुई उन्होंने उनसे लिंक भी शेयर कर लिया था, हमने रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर लिया था, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग देख भी ली होगी। और फिर क्लास के आखिर में हम लोग आ गए थे इनकम टैक्स के डिस्कशन पर। इनकम टैक्स, अच्छा, जिसमें हमने टैक्स का तज़किरा मुख्तसरन किया था। टैक्स के ऊपर तो बड़ी डिटेल डिस्कशन आएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इनकम, इस इनकम के लफ्ज के ऊपर भी हमने काफी गौर किया। हमने कहा इनकम है क्या। सबसे पहले हमने अपने दिमाग से, अपने दिल से पूछा कि इनकम क्या है। तो हमें जवाब मिला कि जो भी चीज हमें मिल रही है, जो भी माल मिल रहा है, जिससे हमारी जेब भर रही है, वो इनकम है। आमदनी इज इनकम। और अभी हमारे जहनों में इनकम का, जब भी इनकम का लफ्ज हम सुनते हैं तो हमारे जहनों में जो ख्याल आते हैं वो याद है सैलरी इनकम। ठीक है, बिजनेस इनकम, हम अपने रिश्तेदारों में लोगों को बिजनेस करता देख रहे हैं, बिजनेस इनकम। हमारे वालिद साहब ने, हमारे चाचा ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वहां से आ रही रेंटल इनकम। फिर मैंने आपको बताया एक हेड होता है जो इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे, बड़ा डिटेल पढ़ेंगे, कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन में होता क्या है, क्या नहीं होता, ये मुनासिब वक्त नहीं बताने का, सिर्फ एक हिंट ताकि आपके जहनों में हो ये वाली बात। कुछ एग्जाम्पल्स उसकी बता दूं मैं। जब हम शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, उसका गेन ज्यादा कैपिटल गेन में। प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, उसका गेन ज्यादा कैपिटल गेन में। बहुत बड़ा हेड ऑफ इनकम है और उस पूरे हेड ऑफ इनकम को हमने पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर हमने ये देखा, लिख भी देता हूं मैं, जो हेड्स ऑफ इनकम हमने, हेड्स ऑफ, यही है इनकम टैक्स के हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, दूसरा हेड कहलाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कोई ये बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि ये प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आने वाली इनकम है। नो, ये रेंटल इनकम, ये रेंटल इनकम का हेड है बेटा। हमने कहा कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जो इनकम किसी भी हेड में ना जा रही हो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। इनमें से हर हेड ऑफ इनकम को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में, बहुत टाइम लगेगा हमें। तो अभी तो हमने सिर्फ नाम से हम सिर्फ मानूस हुए हैं, हमें हर हेड ऑफ इनकम को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे जहनों में, हमने इन अल्फाज को कहीं ना कहीं सुना है तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि भाई ये इनकम है। अच्छा भाई, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी। मैंने एग्जांपल ये ली थी, मैंने कहा कि भाई आपको आपके वालिदैन हर महीने पॉकेट मनी देते हैं, क्या आपने कभी अपने दोस्त को ये कहा कि मेरी मंथली इनकम इतनी है? किसी को पॉकेट मनी मिलती है 10,000 मिसाल के तौर पर, क्या उसने अपने दोस्त को कभी ये कहा कि मेरी मंथली इनकम 10,000 रुपए? आपका भाई 10,000 रुपए कमाता है, पता है आपको? नहीं कहा हमने। क्यों? सर इसको इनकम कहते नहीं है, दिल नहीं मान रहा हमारा इनकम। अच्छा, फिर मैंने एग्जांपल ली कि मिसाल के तौर पर आपने एक बर्थडे पार्टी अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया और किसी ने आपको 2,000 का एनवेलप दिया, किसी ने 4,000 का, किसी ने 5,000 का। कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने छोटा मोटा सेलफोन गिफ्ट कर दिया 10-12 हज़ार का।
तो कभी किसी ने कहा कि यार इस दफा बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, मेरी इनकम हुई है 25,000 रुपए की। नहीं सर, ये भी हमने कहते नहीं सुना। इसको भी इनकम कहने का दिल नहीं मान रहा, लेकिन हो तो आमदनी रही है, जेब में माल तो आ रहा है, जेब तो भर रही है। क्राइटेरिया तो हमने ये डिसाइड किया था, जो भी माल आएगा वो इनकम। फिर मैंने एक एग्जांपल ली कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लोन दिया, तो जिसने लोन लिया उसकी जेब में माल तो आ गया, क्या ख्याल है? लेकिन क्या वो माल उसकी इनकम है? नहीं। इसका मतलब कि सर हर आने वाला माल इज नॉट इनकम। फिर मैंने एक एग्जांपल ली थी, मैंने कहा भाई किसी की मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, उसको एनवेलप्स मिल रहे तगड़े तगड़े, तो कभी किसी को ये कहते हुए हमने नहीं सुना कि मेरी मंगनी शादी पे मेरी इतनी इनकम हो गई, नहीं सुना। हमने ये भी देखा कि किसी को इनहेरिटेंस से माल मिल रहा है, किसी के वालिदैन का अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया, उसको इनहेरिटेंस में सक्सेशन में माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और कभी उससे ही पूछ लिया जाए भाई आपके वालिदैन का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, लेकिन आपस की बात है इनकम कितनी हुई आपकी? तो हमने कहा सर रिस्क है, सामने से जोरदार थप्पड़ आ सकता है, ऐसी बात कभी ना हमने की ना कभी सोची कि इसको इनकम कहेंगे हम। तो हमने कहा देखो भाई माल तो सब जगह मिल रहा है, तो क्या कोई क्राइटेरिया है कि ये वाला माल इनकम है और ये वाला माल इनकम नहीं है? क्या कोई डेफिनेशन है, क्या कोई क्राइटेरिया है जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकें कि ये इनकम है और ये इनकम नहीं है? अच्छा, तो इसका आंसर ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक डेफिनेशन है इनकम की। इनकम की डेफिनेशन तो मौजूद है, और उस इनकम की डेफिनेशन को हम देखेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन उसको देख के हमें थोड़ी मायूसी ही होगी, क्योंकि उसमें ऐसे कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है कि ये चीज इनकम है और ये चीज इनकम नहीं है। तो सर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं एक बहुत छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर आप में से किसी के पास पर्सनल कार है, आपके वालिद साहब की पर्सनल कार है, आपके वालिद साहब के पास, और आपके वालिद साहब ने उस कार को सेल कर दिया, आपके वालिद साहब ने कार खरीदी थी, अज्यूम कर लो 15 लाख रुपए की, और गाड़ियों की तो कीमतें आसमान पे पहुंच गई, 4 साल इस्तेमाल करने के बाद भी वो बिक रही है 17 लाख रुपए में, होता है ना ऐसा? और उन्होंने वो गाड़ी बेच दी, गेन होगा? क्या होगा, कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, अभी मुझे नहीं पता, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। क्या गेन होगा? क्या ये टैक्सेबल होगा? तो सबने कहा यस, गेन होगा और टैक्सेबल होगा, जबकि गेन तो होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? तो क्यों का जवाब तो पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना भाई, आ रहे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये इनकम ही नहीं है। सरप्राइजिंग? यस, वेरी सरप्राइजिंग। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये इनकम ही नहीं है। सर ये क्या? ये तो आपने परेशान कर दिया हमें, अभी तो बहुत परेशान हो गया, टेंशन नहीं लो। किसी के पास बहुत महंगा सेल फोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स, किसके पास है? किसी के पास तो अच्छा है नहीं, अच्छा तो चलो किसी के पास हो और उसने परचेज किया और उसने सेल कर दिया, 10,000 रुपए 20,000 रुपए ऊपर पे सेल कर दिया किसी ने, पैसे कमाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये इनकम नहीं है, दिस इज नॉट इनकम। सरप्राइजिंग? देखेंगे अभी। अच्छा, एक और बात जो आपने अपने जहनों में रखनी है, इसका मतलब ये है सर कि इनकम टैक्स पढ़ते हुए क्या चीज इनकम है और क्या चीज इनकम नहीं है, इसमें कभी ऐसा भी होगा कि माल तो मिल रहा है और हमें लग भी रहा है कि इनकम है, लेकिन टैक्स वाला बोलेगा ये तुम्हारी इनकम नहीं है। और कभी ऐसा भी होगा कि हमें लगेगा कि हमारी इनकम नहीं है, लेकिन टैक्स वाला बोलेगा ये तुम्हारी इनकम है। क्या ये खुशी की बात है, गम की बात है? सर इनकम हुई नहीं, लेकिन टैक्स वाला कह रहा है हमारी इनकम हो गई, तो सर दिस इज वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस।
We woke up in the morning and we get to know that this is our income. हमने कहा भैया ये जो टैक्स वाला कह रहा है ना ये तेरी इनकम है, ये इसलिए कह रहा है ताकि वो इस पे टैक्स लगा सके, वो इसलिए नहीं कह रहा कि वो अपनी जेब से माल निकाल के तुझे दे दे, ये तेरी इनकम, रियल इनकम। नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स की दुनिया में हम जब कहेंगे कि ये इनकम है, हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकम है क्योंकि टैक्स वाला बोलेगा ये तेरी इनकम, ला निकाल टैक्स, लाओ निकालो टैक्स। तो इसका मतलब ये है सर कि इनकम टैक्स की दुनिया के अंदर तो हम जितना किसी चीज को कहें कि ये इनकम नहीं है वो अच्छा है। क्या ख्याल है? तो लोग इनकम छुपाते क्यों हैं? इसीलिए छुपाते ना कि अगर ये टैक्स वाले को पता लगा कि हमने इतनी इनकम अर्न की है तो वो तो उस पर हमसे टैक्स मांग लेगा। तो जहां जहां मैं आपसे ये कहूं कि ये आपकी इनकम, टैक्स वाले ने बोला ये तुम्हारी इनकम, टैक्स वाले ने बोला ये भी तुम्हारी इनकम, इसका मतलब कि ये जो टैक्स वाला कह रहा है कि ये भी मेरी इनकम, ये भी मेरी इनकम, तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। वो मुझसे इसके बाद क्या मांगेगा? टैक्स। वो बोलेगा तुम्हारी इनकम तुमको मुबारक, हमें हमारा टैक्स दे दो बस। क्या बात समझ आती है? जबरदस्त। तो हमने कहा सर फिर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज इनकम है और कौन सी चीज इनकम नहीं है? क्या कोई जादू की छड़ी है कि टक हमने किसी इनकम के सर पे मारी और वो बोल उठी कि मैं इनकम हूं, और किसी के सर पे मारी तो उसने कहा मैं इनकम नहीं हूं? नहीं, हमने कहा ऐसा तो नहीं है सर, जादू की छड़ी तो कोई नहीं। क्या लॉ में कोई क्राइटेरिया गिवन है कि सर उस क्राइटेरिया को देखते हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये इनकम है और ये इनकम नहीं है? मैं कहा नहीं, लॉ में भी क्राइटेरिया गिवन नहीं है। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज इनकम है या कौन सी चीज इनकम नहीं है? अच्छा, जब भी हम कभी लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ, तो सोर्सेज ऑफ लॉ में पास्ट प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। पास्ट लॉ के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माजी के अंदर, मिसाल के तौर पर, पास्ट के अंदर टैक्स वाले ने किसी टैक्स पेयर को बोला ये तेरी इनकम है, टैक्स वाले ने बोला नहीं हमारी इनकम नहीं है। टैक्स वाले ने बोला मैं कह रहा हूं है तो मानना पड़ेगा। टैक्स पेयर ने बोला नहीं मैं नहीं मानता। दोनों में हुआ इख्तिलाफ, दोनों चले गए कोर्ट में, कोर्ट में केस चला, फिर कोर्ट का एक डिसीजन आया कि ये इनकम है या इनकम नहीं है। ऐसे कई इख्तिलाफात हुए होंगे माजी में, कितने सालों से लॉ चल रहा है, क्या ख्याल है? और ऐसे कोर्ट्स के कई डिसीजंस आए होंगे, एपेलेट ट्रिब्यूनल के आए होंगे, हाई कोर्ट के आए होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आए होंगे, क्या ख्याल है? तो उन लॉज की रोशनी में, उन डिसीजंस की रोशनी में हमारे पास एक बुनियादी फ्रेमवर्क निकल के सामने आता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज इनकम है और क्या चीज इनकम नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने अपने दिल की बुनियाद पे डिसाइड किया। हमारे दिल ने बोला ये इनकम, तो हमने कहा इनकम। हमारे दिल ने कहा नहीं इनकम नहीं है, हमने कहा यार इनकम नहीं लग नहीं रही सर, अब आप बताएं। ठीक है, तो हमने कहा आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो हमें बताएगा कि क्या इनकम है और क्या इनकम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, हमने कहा दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुआ करती हैं, दो टर्मिनोलॉजीज। एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है रेवेन्यू रिसीट, और एक कहलाती है कैपिटल रिसीट। एक कहलाती है रेवेन्यू रिसीट और एक कहलाती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। यानी कि अभी जिसको हमारा दिल इनकम मान रहा है ना, तो उसे हम लॉ की जबान में क्या बोल देंगे? रेवेन्यू रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है। और जिस चीज को अभी हमारा दिल इनकम नहीं मान रहा, हम उसको क्या कहेंगे? ये कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती। कैपिटल रिसीट की एग्जांपल देते हैं सर, कोई लोन, मैंने तला से लोन ले लिया, ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिसीट है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। इसका मतलब ये मेरे लिए क्या हुई? कैपिटल रिसीट।
सैलरी, मैंने सैलरी अर्न कर ली, ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट। मैंने रेंटल इनकम अर्न कर ली, मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट। बात आई समझ में? अभी मैंने एक एग्जांपल दी, समझाया नहीं है, एग्जांपल दी थी, पर्सनल कार को सेल करके मेरे पास गेन आ गया, लॉ कहता है इनकम नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कैपिटल रिसीट। क्या बात समझ आती है? तो जो इनकम है मैं उसको क्या बोलूंगा? रेवेन्यू रिसीट। और जो इनकम नहीं है मैं उसको क्या कहता हूं? कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम unless specifically exempt under this ordinance। ठीक है, अभी मैंने रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल्स क्या क्या दी थी आपको? सैलरी, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको अभी हमारा दिल मान रहा था। तो हमने कहा रेवेन्यू रिसीट इनकम है, लेकिन अगर किसी इनकम को ऑर्डिनेंस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दे, अगर ऑर्डिनेंस किसी इनकम का नाम लेके कह दे कि ये टैक्सेबल नहीं है या ये एग्जेम्प्ट है, तो फिर उसको हम इनकम नहीं मानेंगे या उनको एग्जेम्प्ट इनकम मानेंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या बात समझ आती है? इसकी एग्जांपल्स देता हूं मैं अभी। फॉर एग्जांपल, अभी तो देखो हम किसी भी चीज की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी तो मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा हूं आपके जहनों के अंदर कि हाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म वर्क्स। फिर जब हम इस इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम में जाएंगे, अब जैसे कि सैलरी है, अब जब सैलरी का हेड ऑफ इनकम शुरू होगा ना, सैलरी का हेड ऑफ इनकम सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम, बिजनेस इनकम का हेड ऑफ इनकम सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम, ये दो सबसे बड़े हेड ऑफ इनकम, सैलरी और बिजनेस। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसकी निटी-ग्रिटीज में बाद में जाएंगे, अभी मोटा फ्रेमवर्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक के अंदर हम लोग डाइव इन करते चले जाएंगे। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसकी कोई एग्जांपल देते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, क्या अगर कोई खेती बाड़ी से इनकम कमाता है तो उसकी वो इनकम है? हाँ सर इनकम है, उसका काम धंधा है, वो फसल उगाता है, फसल काटता है, बीज बोता है, फसल उगाता है, फसल काटता है, मार्केट में सेल करता है, ये उसकी इनकम है। लेकिन लॉ कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो क्या अब उस पर टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। क्या बात समझ आती है? हम सैलरी का हेड पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। पेंशन इनकम सैलरी के हेड में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। पेंशन इनकम, पेंशन क्या कहते हैं? जब कोई बंदा रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको घर पे हर महीने एक इनकम मिल रही होती है, मुफ्त में बैठे बैठे, उसको पेंशन बोलते हैं ना। तो पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट है, पेंशन इनकम तो है, इनकम तो है, हमें सारे को पता है, फिर पेंशन आ रही है, इसका मतलब इनकम मिल रही है, लेकिन लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आओ इधर, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। तो हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल ली थी, अभी जो हमारे दिल ने समझी थी, जो हमारे दिल ने कही थी, वो एग्जाम्पल हमने ली थी, जैसे कि लोन, जैसे कि गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, जैसे कि पॉकेट मनी, जैसे कि इनहेरिटेंस मनी, ऐसा ही था। ये एग्जांपल्स हमने ली थी। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। अभी हमने कैपिटल रिसीट उसको बोला था जिसको हमारे दिल ने इनकम नहीं माना था। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस specifically taxed as deemed income
अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। क्या मतलब वो इसका? सो मतलब है सर, आम कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है, लेकिन अगर टैक्स वाले ने स्पेसिफिकली ऑर्डिनेंस में लिख दिया कि ये तो तुम्हारी इनकम है, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारी इनकम। जब मैं कहता हूं टैक्स वाले ने कह दिया, मैं जब भी कोर्स पढ़ाऊंगा तो आमतौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल कराऊंगा, टैक्स वाले ने कह दिया, लॉ ने कह दिया, तो ये हमें पता होना चाहिए कि लॉ नेशनल असेंबली पास करती है, लॉ मेकर बेसिकली गवर्नमेंट हुआ करती है। तो ये एफबीआर कौन होता है सर? एफबीआर कौन होता है, बात करूंगा इस पे मैं। एफबीआर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये कौन सी बॉडी है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। ये टैक्स की कलेक्शन में हेल्प करती है, रिटर्न फाइलिंग, उसकी चेकिंग, उसकी असेसमेंट, उसकी कलेक्शन, ऑडिट करना। तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, इनकी अप्रूवल से लॉ आता है वजूद में, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं कहीं भी कहूं टैक्स वाला तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बेचारे एफबीआर वाले के ऊपर सारा इल्जाम डाल दो, मतलब कि लॉ मेकर की बात हो रही है। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। लेकिन सर अगर किसी कैपिटल रिसीट को लॉ कह दे कि ये इनकम है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ने कह दिया तो फिर हमें मानना पड़ेगा, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दें सर इसकी, कोई अभी देते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स एज डीम्ड इनकम। हम जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम ये पढ़ेंगे कि लोन रिसीव आपने किया, इनकम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, इनकम नहीं है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 39, जो ये कहता है कि लोन received in cash is taxable under the head income from other sources। ठीक है, मैं अगर आज लोन ले लूं, क्या नाम है आपका बेटा? मुस्तफा। मैं आज मुस्तफा से लोन ले लूं, बेटा लोन दो मुझे, मैं तुम्हें 10 दिन बाद रिटर्न कर दूंगा, 6 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा। उसने कहा सर आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ, बैंक अकाउंट तो मेरा खुला हुआ नहीं है, लेकिन ये 5,000 रुपए की गड्डी में ले लेके घूमता हूँ। ये ले 5,000 की गड्डी, 5 लाख रुपए का लोन ले लें, ये 5 लाख का आप लोन ले लें, दे दीजिएगा मुझे 6 महीने बाद, कोई मसला नहीं। तो अब ये जो लोन मैंने कैश में रिसीव किया, ये मेरे लिए टैक्स वाला कहेगा कि मुनीर साहब ये जो लोन आपने कैश में रिसीव किया, ये माजरत के साथ आपकी इनकम बन गई, अब ये हमारी नजर में आपकी इनकम है। तो भाई लोन है यार, मैंने इसको कहा रिटर्न करूंगा मैं, यकीन करो मैंने एग्रीमेंट भी साइन किया। मैं बोला आप जाने वो जाने, ये हमारा मैटर नहीं है, हमारे नजदीक आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो क्या ये मेरे लिए खुशी की बात है, गम की बात है? गम की बात है, क्योंकि अगर ये मेरी इनकम हो गई तो टैक्स वाला बोलेगा अब ये हो गई तुम्हारी इनकम, लाओ इस पे टैक्स, क्योंकि इनकम पर हम क्या लेते हैं? टैक्स। ये क्या बात हो गई सर, ऐसा क्यों किया टैक्स वाले ने? तो फिर आप एक काम कीजिएगा सर, आप टैक्स वाले को बताइएगा ही नहीं है कैश में आपने लोन रिसीव किया, काम खत्म हुई कहानी। लोन रिसीव भी करें कैश में, आप किसी को बताएं भी नहीं कि आपने लोन रिसीव किया। अच्छा, तो सबसे पहला उसूल टैक्स के लॉ को पढ़ने का वो ये है कि जब हम टैक्स का कानून पढ़ेंगे, जब हम कोई भी कानून पढ़ेंगे, तो हम ये अज्यूम करके पढ़ेंगे कि हम में से हर एक बंदा बेइंतहा ईमानदार है और टैक्स देने के लिए बेचैन और बेकरार है। सबसे पहली असम्पशन ये होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच के पढ़ा कि सर ये तो यूं चोरी कर लूंगा मैं, देखें आपकी सोच है, आप देखें कैसा आपका भाई चोरी करता है, तो हमने कहा ये सारी बातें आगे आएंगी ये सारी बातें, और मैं आपको बताऊंगा ये चोरी करने के तरीके भी हम ही सिखाते हैं, हम लोगों को कौन सिखाते हैं, ये अपने क्लाइंट्स को हम ही लोग प्रपोज करते हैं। देखो यार लॉ यहाँ पे खामोश है, यहाँ यूं कर सकते हो या यूं कर सकते हो या यूं कर सकते हो। टैक्स आपका 1 करोड़ से देखो हमने कर दिया ना 10 लाख रुपए, निकालो हमारी फीस 10 लाख। समझ रहे हो बात को? तो अभी आएंगे उसके ऊपर, उस पर आएंगे बाद में आएंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है।
तो लोग यही तो कर रहे होते हैं। टैक्स चोरी ऐसी तो होती है। मिसाल के तौर पर किसी भी रिटेल आउटलेट में चले जाओ, रिटेल आउटलेट में चले जाओ, उसकी दिन की सेल हुई 10 लाख रुपए की, कितनी, और सारी हुई कैश में, सारी हुई कैश में। 5 लाख रुपए अगर चुपचाप घर लेके चले जाए, किसको पता लगेगा? तो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहा है। कोई रिटेलर बता रहा है कि मैंने पूरे महीने के अंदर 50 लाख रुपए कमाए, वो तो बोलता है मैंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू था, उसमें से भी 5 लाख रुपए लेबर के एक्सपेंसेस, 5 लाख रुपए जो बच गए वो भी देखो बिजली इसके अंदर चले गए, तो नेट प्रॉफिट मेरा हुआ महीने का 25,000 रुपए का। मुझसे ज्यादा गरीब आदमी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलने वाला। और किया क्या उसने किया ये कि सारा कैश की फॉर्म में घर लेकर चला गया, कैश की फॉर्म में घर लेकर चला गया। इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को हाईली डिस्करेज करता है, हाईली डिस्करेज करता है, हाईली डिस्करेज करता है। क्या बात समझ आती है? हाईली डिस्करेज करता है। हर स्टेप के ऊपर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की चिढ़ है। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी तो बोलेगा कैश में पेमेंट करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी कि लॉ की पूरी कोशिश है कि तुम कैश में पेमेंट ना करो। क्यों कोशिश है लॉ की ये क्यों कोशिश है? लॉ की ये इसलिए कोशिश है कि जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है वो नेशनल रिकॉर्ड बन जाती है। यू कैन नॉट डिनाई दैट ट्रांजैक्शन। मैंने आज अगर इनसे कैश में 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, 5 लाख रुपए का मैंने आज इनसे कैश में लोन लिया, 6 महीने बाद ये मुझसे वापस मांगते हैं, बोलूंगा भाई आपने तो नहीं दिए थे मुझे पैसे। सर मैंने दिए थे आपको कैश में, याद नहीं है? नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। क्या प्रूफ है आपके पास आपने मुझे कैश में दिए थे? तो जो देने वाला उसके पास भी प्रूफ नहीं। क्या ख्याल है? हमने कहा सर कैश ट्रांजैक्शन तो ऐसी होती है कि किसी के पास प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर यही पैसे इन्होंने मुझे ट्रांसफर किए होते, मोनिट साहब अपना जरा बैंक अकाउंट नंबर तो दें मुझे। अच्छा यार ये लो मेरा मीजान का अकाउंट, टक ऐप खोली, 5 लाख रुपए मीजान बैंक, तो मीजान बैंक ट्रांसफर कर दिए इन्होंने। अब मैं लाख बोलूं मैंने 5 लाख नहीं लिए थे, देखिए सर बैंक टू बैंक ट्रांसफर, माजरत के साथ आपके टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। क्या ख्याल है? आई कैन नॉट डिनाई द बैंक ट्रांजैक्शन। या इन्होंने मेरे नाम के चेक दिया था, मुनीर मोहम्मद शफी क्रॉस करके, सर ये आपके अकाउंट में डलेगा चेक, लोन है लेकिन दूंगा मैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, आपसे ही पड़ा है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी, चेक के थ्रू। कैन आई डिनाई दैट ट्रांजैक्शन? नहीं, क्योंकि मेरी बैंक स्टेटमेंट में भी वो आ रहा होगा, इनकी बैंक स्टेटमेंट में भी वो आ रहा होगा, और कल को अगर इन्होंने मुझ पे केस कर दिया मैं हार जाऊंगा। तो क्या ख्याल है? सर बैंक की ट्रांजैक्शंस नेशनल रिकॉर्ड बन जाती है। बैंक का रिकॉर्ड, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड, मुल्क का रिकॉर्ड। क्या ख्याल है? कैन यू डिनाई दैट? नहीं भाई, कल को आपके अकाउंट में करोड़ों की अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही है, एफआई ने आके छापा मारा, आपको पकड़ के लेके चले गए, और आपने बोला मैं तो मासूम, मैं तो नन्ना काका, मैंने थोड़ी की ट्रांजैक्शन। लेकिन तेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर हो रही है ट्रांजैक्शन, किसके बैंक स्टेटमेंट में हो रही है? तुझे पता ही नहीं है, तेरे अकाउंट में अरबों रुपए आ गए। ऐसा हुआ ना माजी में, रेडी वालों के अकाउंट में अरबों रुपए आ गए, हुआ था ना अभी ड्राइवर के अकाउंट में, रेडी वाले के, रिक्शे वाले के अकाउंट में अरबों रुपए निकल रहे हैं। बोलो बच्चा। स्टैम्प पेपर के ऊपर मेरी साइन ये खुद कर दे, स्टैम्प भी लगा दे, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? लॉ तुम मुझे अपनी साइन दिखाओ, मैं भी कॉपी करता हूँ। ठीक है, देखो एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन देखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा तो है, लेकिन एग्रीमेंट्स की इन्फोर्सिबिलिटी तब आती है जब वो रजिस्टर होते हैं। क्या हर छोटा मोटा एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हो? तुम्हारे अच्छे भी नहीं करवाएंगे रजिस्टर। जैसे ही तुम रजिस्टर करवाने के लिए जाओगे ना, वो मांगेगा स्टैम्प ड्यूटी, लॉ प्रोविंशियल स्टैम्प ड्यूटी। रेंट का एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के लिए जाओ 5 साल का, वो बोलेगा 5 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी आपको। तो बोला नहीं भाई माजरत, हम नहीं करा रहे रजिस्टर एग्रीमेंट को। ठीक है, सुन्नत अमल यही है कि लिखत में एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, लेकिन जो हरामखोरी कर रहा है क्या वो एग्रीमेंट से मुकर सकता है? आराम से मुकर सकता है। ये मैंने थोड़ी साइन की है, ये तो इसने मेरी जाली साइन की है। ये स्टैम्प मैंने अपनी कंपनी को थोड़ी मारा है, इसने मार्केट से 100 रुपए देके अगला स्टैम्प बना लिया और उसने स्टैम्प मार दिया। लेकिन क्या तुमने जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, कैन आई डिनाई दैट? ये मैं डिनाई नहीं कर सकता। ये अगर 4 लोगों में वेरिफिकेशन के लिए हम बैठ गए और इन्होंने कहा मुनीर साहब आप जरा अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आए, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आता हूं, देख लेते हैं मैंने आपको पैसे दिए कि नहीं दिए, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या बात समझ आती है?
तो इसी तरह से इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होती है। जो इमरान खान पीछे पड़ा हुआ है ना, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो डॉक्यूमेंट करो, इमरान खान क्या पीछे पड़ा हुआ है? IMF पीछे पड़ा हुआ है। वो बोल रहा है हम आपको लोन ही नहीं देंगे, आपके लोग टैक्स ही नहीं देते, आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ही अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं। क्या ख्याल है? और अभी जो सप्लीमेंट्री बिल आया, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2022 का, उससे पहले ही कंपनीज के ऊपर, पहले तो ये था कि चेक टू चेक आप देंगे ना तो ये बैंकिंग चैनल है। अब कंपनीज के लिए ये कंपलसरी हो गया है, कंपनीज के लिए ये कंपलसरी हो गया है। अभी आपकी बुक में भी चेंज आ जाएगा, ये लॉ चेंज हो चुका है। कंपनीज के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि कंपनी बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर करे। IMF का डंडा है, रिक्वायरमेंट है कि आपकी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? पूरी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ट्रेसेबल इकोनॉमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रेसेबल, ताकि कोई बंदा टैक्स चोरी ना कर सके। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सेल की, बोलो बेटा, तो दे दो ना फॉर्म। अभी लेक्चर भाई आके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ चुपचाप। हाँ 1 घंटे बता के दे दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ये फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे आप लोग फिल करके जब जा रहे होंगे, या तो ये लोग जब जा रहे होंगे ना क्लास के बाद, तब ये सबमिट कर देंगे। ठीक है, तब आप इनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जाते हुए इनको यहाँ पर दे दीजिएगा, या काउंटर पर ताहिर को आप लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है जी बच्चा। सर ये करेंगे इस पर बात। इसका पूरा एक सेक्शन एग्रीकल्चरल इनकम का, स्पेसिफिक सेक्शंस पर हम सेक्शन में बात करेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। समझ रहे हो? अभी हम इतनी बातें करेंगे कि उसकी तय में अगर घुसने की कोशिश की ना, गए। लेकिन ये समझ लो कि हर चीज बड़ी डिटेल में आने वाली है इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, एक और एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 16 में आएगा। बस बेटा ये फॉर्म दे दो, ये लोग खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। रमजान का बैच है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ मिनट ऑफ आवर सेशन। बहुत पढ़ना है हमें, बड़ा आदमी बनना है। अच्छा भाई, एक और एग्जांपल, सेक्शन 16। ये सेक्शन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेंटल इनकम से रिलेटेड। अब अभी हमें नहीं पता रेंटल इनकम क्या होती है, लॉ क्या कहता है रेंटल इनकम क्या होती है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपका एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी हमारे जहनों में क्या हुआ है, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक शॉप है और मैंने उसे रेंट पे देना है, नाम क्या है आपका? सारिम। मैंने सारिम को वो शॉप रेंट पे देनी है। ये तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है ना, आपको पता होगा ना, देखी होंगी ना ऐसी रेंट की हजारों ट्रांजैक्शन आपने। मैंने सारिम को शॉप रेंट पे देनी है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, ये मेरे टेनेंट है। अच्छा, तो आमतौर पर रेंटल एग्रीमेंट में क्या होता है, एक तो मैं इनसे पर मंथ का रेंट तय करूंगा। मैं बोलूंगा भाई आपको मैं शॉप रेंट पे दे रहा हूं और उसका पर मंथ रेंट है 50,000 रुपीज, ये आप मुझे हर महीने दोगे। इसके अलावा मैं एक अमाउंट इनसे और भी लूंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस भी लूंगा। मैं बोलूंगा भाई 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दो। और एक चीज होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, नाम सुना है? हाँ सर, बिल्कुल नाम सुना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं इनसे इसलिए लूंगा कि जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये मेरी दुकान खाली करके जाएंगे, तो अगर मेरी दुकान का रंग खराब होगा, दरवाजा टूटा हुआ होगा, पंखा टूटा हुआ होगा, तो मैं उनसे कहूंगा भाई सारिम भाई ये सारे खर्चे कौन कराएगा, आपने तो मेरी दुकान का जनाजा निकाल दिया। तो ये जो आपसे मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था 5 लाख का, 6 लाख रुपए का, उसूलन तो मैंने आपको ये एज इट इज रिटर्न करना था। एक लायबिलिटी होती है ना, क्या होती है ये लायबिलिटी होती है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कि मैंने इनसे 5 लाख लिए हैं, अब जब ये छोड़ के जाएंगे 2 साल बाद 3 साल बाद मैं इनको 5 लाख रुपए इनके क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि अल्लाह ना करे अगर ये मेरे 2-3 महीने का किराया दिए बगैर भाग गए या इन्होंने मेरी दुकान में कोई नुकसान कर दिया, तो अब मैं इनको कहां ढूंढता फिरूंगा, मेरे पास इनके पैसे पड़े हुए हों ताकि मैं उसी में से डिडक्शन करके वो सारी चीजें। लेकिन अगर ऐसी कोई बात ना हो तो मैं लायबल हूं कि वो पूरे 5 लाख रुपए इनको वापस कर दूंगा। ये होता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ये होता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हैं तो वालिदैन से लेते हैं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, 50,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपके बच्चे ने कोई गमला तोड़ दिया फिर, समझ रहे हो ना बात को? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का मकसद यही होता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेचर होता है लायबिलिटी का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, बगैर दिल पे लिए हुए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल नहीं पता अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट, जीरो पे खड़े हैं? आप कहते हो कि सर हम आज जीरो पे खड़े हैं, वी डू नॉट नो एनी डेबिट एनी क्रेडिट। ईमानदारी से बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक ठाक बच्चे। इसका मतलब हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो इनके ऊपर से उधर जाए, ठीक है? तो बेसिक्स अकाउंटिंग की क्लासेस जो शुरू हो रही है सर उमर गाजी की, वो आपने स्टार्ट कर दी? आज से स्टार्ट, आप लोग आज से स्टार्ट कर दें बेटा, ठीक है? क्योंकि ठीक है मैं कुछ अरसे तक तो ऐसी कोई बात करने से एतराज करूंगा, लेकिन बाहर तौर फिर मुझे ऐसी बातें करना पड़ेंगी जो अगर आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं आती हैं तो आपके ऊपर से फ्लाइट की तरह गुजरती जाएंगी वो। सही है? अच्छा, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ये लोन की नेचर की होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। मुझे वापस करना है। जब मुझे वापस करना है तो क्या ये मेरी इनकम हो सकती है? जो चीज मैंने वापस करनी है वो इनकम तो नहीं है ना। लेकिन लॉ कहता है कि ये लैंडलॉर्ड की इनकम है। सर लॉ ऐसा क्यों कहता है? लिखा, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम, इसकी डिटेल में जाएंगे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड को जब पढ़ेंगे तब जाएंगे इसकी डिटेल में। अभी तो हम सिर्फ टच करेंगे ताकि सस्पेंस बढ़ता चला जाए आप लोगों का। आप बोले सर पढ़ाएं, अब जो सेक्शन पढ़ना है, दिल चाह रहा है पढ़ने का। अच्छा, सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 कहता है कि अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी ट्रीटेड एज चार्जेबल रेंट। बस ये लिख लो ताकि आपके जहन में हो। अब ये है तो कैपिटल रिसीट, इनकम तो नहीं है, लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली, इसको कह रहे हैं कि ये इनकम है, तो तुझे मानना पड़ेगा कि ये इनकम है। क्या बात समझ आती है? कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। जनरली स्पीकिंग तो इनकम नहीं है। सर हमारा दिल नहीं मानता कि ये इनकम है, हमारा दिल नहीं मानता कि ये इनकम है, क्योंकि इन्होंने आपको 5 लाख रुपए दिए, 3 साल बाद ये छोड़ के जाएंगे, ये अपने पैसे वापस लेके चले जाएंगे, तो ये आपकी इनकम तो ना हुई। लेकिन हमने कहा लॉ कहता है कि ये लैंडलॉर्ड की इनकम है, डीम्ड इनकम है। कौन सी इनकम है? डीम्ड इनकम है। लॉ कहता है हम कह रहे हैं तो तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारी इनकम है। हम कानून है, हमने कह दिया, हम माई बाप है, हम टैक्स की दुनिया के माई बाप है, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। Our world, our rules। अच्छा, लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, जब इन सारी चीजों के आप बैकग्राउंड को समझेंगे ना, इसके मकसद को समझेंगे कि लॉ ने ऐसा क्यों कहा, मजा तब आएगा आपको। और वो आपको तब पढ़ाया जाएगा जब हम उस स्पेसिफिक हेड में जाएंगे। तो कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। ठीक है? और मैंने आपको इसकी 2 एग्जांपल्स लिखवा दी कि स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम की क्या एग्जांपल्स हैं। देखा जाए तो दीज आर नॉट इनकम, लेकिन लॉ ने कह दिया कि ये स्पेसिफिकली इनकम है तो इनकम है। तो सर आपने जितनी भी बातें बताई, आपने तो अभी हमारे दिल और दिमाग से हमने जिसको इनकम माना आपने उसको इनकम लिखा, जिसको हमने इनकम ना माना आपने उसको कैपिटल रिसीट में डाल दिया। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इसका क्राइटेरिया है तो क्या है, किस तरह से हम उस क्राइटेरिया को असेस और डिटरमिन करेंगे। तो हमने कहा आओ अब हम शुरू करते हैं उस क्राइटेरिया की डिस्कशन।
इसको रब कर दूं बेटा? गुड। अपना हाथ चलाना है और तस्वीरें लेने से इज्तनाब करना है, सही है? अच्छा, अब ये जितनी बातें भी हम लिखेंगे ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई। बोलो बेटा। एडवांस रेंट का ये भी बताऊंगा, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही बताऊंगा, सही है? इतना बड़ा हेड है, तुम सब आज पूछ लोगे तो उस वक्त क्या बताऊंगा, सही है? सारी बातें इंशाल्लाह आपके दिल का हर सवाल उसको मैं सेटिस्फाई करूंगा, ये टेंशन नहीं लेनी आपको, सब समझ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब आओ हम उस क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। रिसीट का मतलब जो माल आ रहा है जेब में हमारे, सबसे पहले उसकी दो ब्रॉड बाइफर्केशन की जाती हैं। अच्छा, ये किताब में नहीं है, ये नोट्स में भी नहीं होगा, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा, सही है? कि ये जो रिसीट है सर, जो माल आ रहा है वो रिसीट विद एक्टिविटी है या रिसीट विदाउट एक्टिविटी है। वो रिसीट विद एक्टिविटी है या विदाउट एक्टिविटी है। सर ये एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी का मतलब है हरकत में बरकत, खून पसीना बहाना, मेहनत मुशक्कत करना, ठीक है? थोड़ा जान को चलाना अपनी। एक पैसा है सर बैठे बैठे हरामखोरी से मिल गया, वो विदाउट एक्टिविटी है। बात आ रही समझ में? और सर एक पैसा ऐसे मिला है कि जिसके लिए हमारा खून पसीना बहा है, हमने हरकत की जिसमें अल्लाह पाक ने बरकत डाली, तो वो पैसा आ गया विद एक्टिविटी। बात समझ आती है? इसके अंदर भी दो बाइफर्केशन बनेंगी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और दूसरी बनेगी बेटा नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं कि मैंने हरकत की और मैंने हरकत इस नियत से की कि इसमें बरकत हो जाए। मिसाल के तौर पर मैंने एसी का बिजनेस शुरू करने का सोचा और मैंने खून पसीना बहाया सर, मैंने वेंडर तलाश किया और मैंने एसी परचेज किया और फिर मैंने कस्टमर तलाश किया और फिर मैंने उसको सेल किया। तो मैंने एसी की सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन की और इसी नियत से की कि मैं क्या अर्न करूं? इनकम अर्न करूं। तो सर मेरी इंटेंशन क्या थी? इनकम जनरेट करने की इंटेंशन थी मेरी, और उस इंटेंशन से मैंने क्या की? कोई एक्टिविटी, तो वो हो गई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। बात आई समझ में? तो जितने भी बिजनेसेस हैं, मिसाल के तौर पर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल मैंने इस नियत से परचेज किया कि मैं इसे अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, फिनिश गुड्स बनाऊंगा और फिर उन फिनिश गुड्स को क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? यस। तो यहां से जो पैसा आया वो किससे आया? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से आया। मैंने मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं की, लेकिन सर मैंने एसी परचेज किया और एसी सेल कर दिया। क्या ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। क्या ख्याल है? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी
अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ रहा है, बड़ी गौर से सुनना। मेरे घर के अंदर एक एसी लगा हुआ है और मुझे अपना एसी चेंज करना है। मैंने अपने घर से उस एसी को निकाला और उसे सेल कर दिया, उसे सेल कर दिया और मैंने इनकम अर्न कर ली। क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? वेरी गुड, नहीं, क्योंकि मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की थी ही नहीं। मेरा एसी पुराना हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, 1.5 टन का 2 टन का होना चाहिए, कूलिंग से नहीं करा, गर्मी ज्यादा, बेच दिया और दूसरा एसी ले लिया। लेकिन जो बेचा उस पे इनकम भी आ गई थोड़ी सी, तो आती इनकम बुरी किसको लगती है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी थी? नहीं थी। एक्टिविटी तो थी, एसी सर आपने उतारा होगा या किसी को बुलाया होगा, उसने उतारा होगा, साफ सफाई की होगी, मार्केट लेके गए होंगे, फिर उसको बेचा होगा, तो कुछ एक्टिविटी तो हुई है, हरकत तो हुई है, हरकत में बरकत भी हुई है। लेकिन सर ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी थी, इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी। मेरे घर में एक सोफा पड़ा हुआ है, पुराना सोफा है, फर्नीचर। घर वालों ने कहा भाई फर्नीचर पुराना हो गया, आप इसको बेचें, नया सोफा। जबरदस्त, और हमने वो सोफा बेच दिया। अज्यूम कर लो सोफा पुराना था, एंटीक था, पैसे भी ठीक ठाक मिल गए उसके। तो क्या सोफा सेल करना, क्या सोफा सेल करना इज एन एक्टिविटी? यस, बट इज इट एन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर मी? नो, नो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन पहली एग्जांपल में मैंने एसी सेल किया था, तो आपने कहा था सर नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। मैंने एसी 50 पीस परचेज की और 50 पीस सेल कर दिए। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है यार? लेकिन पहले जो एसी बेचा था आपने बोला था नॉन इनकम जनरेटिंग, ऐसा क्यों? वो भी तो एसी था। तो तुम्हें इंटेंशन कैसे पता लगी? सर क्वांटिटी से पता लग रही है इंटेंशन आपकी। सर 50 एसी परचेज करके आपने बेच दी, अल्लाह को माने, इसका मतलब ये आपकी इंटेंशन है और आपका काम धंधा है, ये बेसिक बिजनेस है आपका ये। अच्छा, इसका मतलब यार तुम क्वांटिटी से पकड़ लेते हो, फिर इसको इनकम कह देते हो। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, एक साथ 50 नहीं बेचूंगा, रोज का एक एक करके बेचूंगा। महीने के 30 बेच दिए मैंने, रोज का एक एक बेचा। क्या इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग? क्यों भाई? अब तो एक बेचा है सर, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन तो देखें, अंधा भी बता दे कि ये आपका मेन काम धंधा है। क्या ख्याल है? तो हमने कहा सर टैक्स वाले के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो किसी के दिल में झांक के देख सके और बोल सके कि तेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की थी या नहीं थी। लेकिन सर उसके पास इंडिकेशन कैसे आएगी? क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो टेस्ट, ये दो इंडिकेशंस आ गई उसके पास कि अगर तो क्वांटिटी ट्रांजैक्शन की ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन की ज्यादा है, तो वो कह देगा भाई ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। क्या बात समझ आती है? अच्छा, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, उसको सिर्फ आप टेंजिबल बिजनेस तक महदूद मत रखिएगा, सर्विस बिजनेस के ऊपर भी दिस होल्ड्स गुड। फॉर एग्जांपल मैंने 6 महीने के अंदर किसी इंस्टीट्यूट में एक जाके लेक्चर दे दिया और मुझे उस लेक्चर के मिल गए 50,000 रुपए, एक लेक्चर दे दिया। क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी से सर पढ़ा रहा हूं, आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, तो क्या ये मेरा मेन काम धंधा बन गया? बिल्कुल बन गया। मेरी फर्म है, मैं टैक्स कंसल्टेंसी देता हूं, मुझसे अगर किसी रिलेटिव ने वन ऑफ कंसल्टेंसी ले ली और मैंने उसको दे दी तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा काम ही यही है कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी दे रहा हूं, ऑडिट्स परफॉर्म कर रहा हूं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहा हूं, तो क्या ये मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी बन गई? क्या ख्याल है? बात आ रही समझ में? सो दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स गुड फॉर टेंजिबल बिजनेसेस प्लस
इन केस ऑफ सर्विस बिजनेसेस एज वेल। ठीक है, तो आओ इसको किसी न किसी दर्जे में कुछ लिख लेते हैं। इनकम, जी बेटा। सर व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी बिजनेस? सर उसमें तो एजेंसी उतनी नहीं होती, फॉर एग्जांपल कोई ठेकेदारी करता है, वो कोई गारंटी में करके बेचता है और वो साल में 2-3 ही बेचता है। प्रॉपर्टी जब आप सेल करोगे ना, चाहे आपका बिजनेस है या आपका बिजनेस नहीं है, लॉ ये कहेगा कि ये है आपका कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपने चूंकि बस एक सवाल कर लिया है तो मैं इसको बिल्कुल ही ऊपर से जवाब देके भाग जाऊंगा। जब किसी का बिजनेस ही लैंड डेवलपर, बिल्डर लैंड डेवलपर है, इफ समवन इज अ लैंड डेवलपर और अ बिल्डर, उसका बिजनेस ही यही है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये उसकी इन्वेंट्री बन जाती है। उसकी ये प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? सारी इन्वेंट्री बन जाती है उसके लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई एसी वाला अगर एसी बेच रहा है तो एसी उसकी क्या है? इन्वेंट्री है ना, वो उसको सेल करेगा। तो जो लैंड डेवलपर और बिल्डर होते हैं ना, उनके पास मुख्तलिफ फ्लैट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, तो वो उनके लिए क्या बन जाएगी? इन्वेंट्री बन जाएगी। तो वो उनके इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं और आप हैं, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसका गेन जाएगा कैपिटल गेन में। ठीक है, क्यों जाएगा? कैपिटल गेन की डेफिनेशन में पढ़ेंगे क्यों जाएगा। ठीक होगी बात। लेकिन अगर किसी का काम धंधा यही है, लैंड डेवलपर बिजनेस, लैंड डेवलपर है, रियल एस्टेट बिजनेस है, लैंड डेवलपर है, बिल्डर है, तो हमने कहा उसके लिए प्रॉपर्टी सेल करना किधर जाएगी? बिजनेस इनकम में जाएगी। ये उसके लिए बिजनेस है, मेन काम धंधा है उसका। क्या बात समझ आती? और अगर नहीं भी आती तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो आ जाएगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर हमने मेन बात क्या की थी? इंटेंशन की। इंटेंशन, और इंटेंशन क्या थी? टू जनरेट इनकम, टू जनरेट इनकम। इंडिकेशन क्या थी? क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, सेल परचेज, ऑफ गुड्स, provision of services, manufacturing, etc. और बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंटेंशन के ऊपर। इंटेंशन सर, एक तो इंटेंशन पता लगी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी से, एक तो इंटेंशन पता लगी फ्रीक्वेंसी से और क्वांटिटी से। क्या किसी और तरह से इंटेंशन पता लग सकती है? क्या किसी और तरीके से इंटेंशन पता लग सकती है? यस, पता लग सकती है। प्लेस ऑफ बिजनेस से पता लग सकती है। अगर मैं एसी में डील कर रहा हूं और मैंने एक शोरूम खोला हुआ है अपना जिसमें मैं एसी को डिस्प्ले करता हूं, प्लेस ऑफ बिजनेस है मेरा, तो उससे ये भी पता लगेगा कि सर अब ये आपका बिजनेस है। इसी तरह मैंने कोई फर्नीचर का शोरूम खोला हुआ है और उसमें डिस्प्ले सेंटर लगाया हुआ मैंने, और मैं फर्नीचर को सेल कर रहा हूं, तो कोई कहेगा कि सर देखें आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड यू आर सेलिंग फर्नीचर, this is your business, you are involved in sale and purchase of furniture, this place of business is an indication। तो बेटा ये हम लिख सकते हैं कि place of business is also an indication। लेकिन मैं साथ में ये भी लिखता हूं but not a sole determining factor। नॉट अ सोल डिटरमिनिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि किसी रिसीट को इनकम क्लासिफाई करने के लिए आपको प्लेस ऑफ बिजनेस तलाश करना जरूरी है, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक गाड़ी परचेज की, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की, घर के लॉन में डेंटिंग पेंटिंग की, उसको जरा ठीक ठाक किया, टिप टॉप किया और उस गाड़ी को सेल कर दिया? कर सकते ना, कर सकते ना। 2 दिन बाद सेल कर दिया, फिर एक गाड़ी परचेज की, उसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग की, फिर सेल कर दिया। क्या ख्याल है? महीने के अंदर 4 गाड़ियां निकाल दी आपने डेंटिंग पेंटिंग करके। क्या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? नहीं है। क्या कोई गैराज, कोई शोरूम है? नहीं है। घर के अंदर ये काम किया और मजे से, फ्रीक्वेंसी भी है, महीने की 5 गाड़ियां आपने परचेज करके सेल कर दी। तो क्या ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? यस है।
प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं अपनी जो फर्म रन कर रहा हूँ, हमारा तो नेचर ऐसा है कंसल्टेंसी, और कोरोना के बाद तो कितने लोगों ने तो अपने जो ऑफिसेस थे वो भी जो किराए पे लिए हुए थे वो भी सब खाली कर दिए। उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के काम करो सारे के सारे। तो क्या मैं घर बैठ के क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दे सकता हूँ? जूम के ऊपर बैठ के, व्हाट्सएप के ऊपर दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, असाइनमेंट्स कैरी आउट कर सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूँ। क्या ख्याल है? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो तो क्या मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आज दुनिया में कितने लोग फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं यार, लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठ के, लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठ के। ठीक है, मैं यही कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, देखो इंसान का दिमाग कितना छोटा है, इंसान की सोच कितनी मुख्तसर है। हर थोड़ी देर बाद कोई टीवी पे आता है, थोड़े दिनों के बाद लेक्चर देना शुरू कर देता है, प्रोफेशन का स्कोप खत्म हो गया है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्कोप खत्म, अब तो ये हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। देखो अल्लाह पाक जो हमारे पैदा करने वाले हैं, क्या अल्लाह पाक को पता है कि हमारी नीड्स क्या हैं? बिल्कुल पता है। क्या अल्लाह पाक को पता है हमें कितनी रिसोर्सेज दरकार हैं? बिल्कुल पता है। तो आज जितनी भी आबादी बढ़ती चली जाएगी, आप सिंपल ये सोचो, आज हम में से हर एक रोना रो रहा होता है ना गुर्बत का, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, बहुत महंगाई बढ़ गई सर। आप यकीन करें घर के खर्चे नहीं चल रहे। आप जाओ शोरूम के अंदर और उनसे डेटा निकलवाओ कि कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। हर पिछले महीने से ज्यादा गाड़ियां अगले महीने निकल रही हैं। कहां से आ रहे हैं ये लोग? किधर से आ रहे हैं? जो पुरानी गाड़ियां थी वो कहां जा रही हैं? सर ये अल्लाह का निजाम है। अगर इंसान अपनी अकल से सोचेगा ना, उसकी अकल फट जाएगी, दिमाग फट जाएगा उसका। लेकिन सर गुर्बत यहाँ पर है, महंगाई यहाँ पर है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो ये सुजुकी, ये कोरोला, ये होंडा, उनका हर नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा सेल कैसे कर जाता है? पिछली गाड़ी होती है 25 लाख की, अगली गाड़ी आती है 30 लाख की, उससे अगली आती है 35 की, उससे अगली आती है 40 की, लेकिन पिछले से ज्यादा सेल है। बाइकें देख लो ज्यादा निकल रही हैं, एसी देख लो ज्यादा बिक रहे हैं। अल्लाह का निजाम, आप सोचोगे आपका दिमाग फट जाएगा। तो जब अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो यहाँ पे जरूरियात भी पूरी कौन करेगा? हमारी अल्लाह करेगा। इंसान की अकल छोटी है, इंसान की अकल छोटी है। पहले इंसान सोचता था टेक्नोलॉजी आएगी ना बेरोजगारी हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते थे मजदूर लोग, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते थे, फिर क्या हुआ? बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई। जो काम 50 मजदूर करते थे वो एक मशीन करने लगी। क्या ख्याल है? तो हमने सोचा यार देखो टेक्नोलॉजी ने तो लोगों को बेरोजगार कर दिया, अब कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे? लेकिन ये सोचना हमारा काम है ही नहीं। जब अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह पाक ने सबके नसीब का रिस्क भी इस दुनिया में उतार दिया। रिस्क की टेंशन अल्लाह पाक ने हमारे जिम्मे रखी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर सिर्फ थोड़ी देर में पता लगा कि टेक्नोलॉजी आई और ऐसी ऐसी एप्स आ गई, उबर, करीम, फूड पांडा, बाइकिया। जितने बेरोजगार लोग थे सबको रोजगार मिल गया, सब सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। कल जो नौकरी की तलाश में दर बदर फिक्की ठोकरे खाता फिरता था, आज सर वो महीने के 60,000 70,000 रुपए खुद से कमा रहा है, बगैर किसी की गुलामी किए हुए। उबर पे गाड़ी चला रहे, करीम पे गाड़ी चला रहे। कल जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, आज वो बाइकिया की सर्विसेज देकर महीने के 30-40,000 रुपए आराम से कमा रहा है। क्या ख्याल है? टेक्नोलॉजी ने कितना रोजगार दे दिया। लेकिन हमारी सोच क्या थी? यार टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो रोजगार कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये टेक्नोलॉजी का यही कारनामा देख लो तुम। पहले पाकिस्तान के अंदर काम, सिर्फ पाकिस्तान में काम था ना। अभी क्या हुआ? कोरोना के चक्कर में सब लोग चले गए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। उससे क्या हुआ? अब लोग घर बैठे फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, घर बैठे हुए सर्विसेज दे रहे हैं। घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं और महीने के आखिर में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से बीत रहे हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो भाई ये कहने की बात है, ये छोटी सोच है। सर क्या होगा? सर इतने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, हम कैसे कमाएंगे? सर हमें जॉब कैसे मिलेगी? जो अल्लाह पाक ने आपको जिस चीज का मुकल्लफ बनाया है वो आप करो, और वो है मेहनत। बाकी रिस्क देने वाली जात किसकी है? वो अल्लाह की, वो आपकी टेंशन नहीं है।
सर मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहा हूँ, ऐसा ना हो जॉब ना मिले। बात ही छोटी कर दी, सोच ही छोटी है आपकी। आपकी सोच होनी चाहिए उसके खजाने देख के, जो हमारा रब है उसके खजाने कितने वसी हैं, तो मांगो उसके खजाने देख के, अपनी नाअहली देख के नहीं। क्या ये बात है, समझ आती है बेटा? तो आपने कहा प्लेस ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है सर घर बैठ के लोग फ्रीलांसिंग पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? किसी के कुछ हाथ उठे थे, जल्दी जल्दी पूछना, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑलरेडी तो हम एक स्पेसिफिक गुड्स की देख रहे हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यही कर रहे कि क्या कहते हैं गाड़ी तो हम लोग इसी तरह से खरीदते हैं कि हम लोग इसकी इनकम जनरेट कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली गुड्स भी इसी नीयत से खरीदते हैं कि साल के एंड में रद्दी वाले को दे देंगे। इस नीयत से खरीदते हो तुम? मैंने तो आज तक कभी नहीं खरीदी इस नीयत से। यकीन करोगे, यकीन करोगे, मेरी जो इंटरमीडिएट की बुक्स पड़ी हुई है ना, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, ई, एफ, मेरे पास सारी किताबें अपने पास पड़ी हुई है। मेरी अम्मा कहती है बेटा कितनी रद्दी जमा करेगा, फेंक दे, अब तो फेंक दे। तो मुझे इन किताबों से लगाव है, प्यार है, मुझे एक उनसियत है, एक अटैचमेंट है मेरी। जब मैं देखता हूँ मुझे याद आते हैं मेरे उस्ताद, मैंने उनसे पढ़ा था, इस पे लिखा था, हर मॉड्यूल याद आता है, मैंने पढ़ा था और मैंने बड़ी दिल से पढ़ा था। मैं नहीं बेचूंगा इनको, कुछ भी हो जाए। और मैं किताबों को इस तरह से रखता हूँ कि अगर आप मेरी किताब देखोगे आपको लगेगा सर ये तो नई किताब है, वापस से दुकान वाले को वापस करते हैं, उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं अपनी किताब के ऊपर पेन इस्तेमाल नहीं करता कभी भी आज तक। अरे यार पेंसिल इस्तेमाल करूंगा, पेन इस्तेमाल करते मेरा दिल दुखता है। ये मेरा मिजाज है, सही है। तो मैंने कभी किसी किताब को इनकम जनरेट करने की नीयत से परचेज नहीं किया। और कभी ऐसा नहीं होता कि आपने 500 की किताब खरीदी हो और आप उसको बेचो तो उसके 500 मिल जाए। ऐसी बात ना कर मेरे बच्चे। हाँ तो नहीं होती ना जनरेट। आपकी इंटेंशन है पेपर पास करने की यार, किताब बेच के इनकम कमाने की थोड़ी है। पता नहीं बेटा, फिर तो टैक्स वाले को बताना पड़ेगा इसकी इनकम जनरेटिंग नियत इसकी इनकम जनरेट करने की है, टैक्स लगा। पहली बात तो ये है कि तुम ये वाली इनकम जनरेट करके टैक्स वाले को बताओगे ही नहीं कि मेरी इनकम जनरेट हुई है। सर बता नहीं रहे लेकिन एक्टिविटी तो हो रही है। क्या हो रही है बेटा? देखो मेरे बच्चे, एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने 2 सोफा सेट बेच दिए, समझा करो, तुमने एक एक्टिविटी की और टैक्स वाले ने तुम्हारी एक्टिविटी देख ली, दरवाजे के अंदर से छोटे से सुराख में से देख रहा है टैक्स वाले कर क्या रहा है, किताबें बेच रहा है। सर टैक्स वाला पूरी दुनिया में मेरे पीछे पड़ा था, मैं किताबें बेच रहा हूं, देख लिया, पता लग गया उसको, अब क्या करूं? अब वो तुझ पे टैक्स लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन तू क्या कोशिश करेगा कि तुझे टैक्स देना ना पड़े। वो बोलेगा ये तेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, पेपर वेपर पास करता नहीं तो किताबें खरीद के बेचता रहता है, मैं तेरे टैक्स लगाऊंगा। तू बोलेगा नहीं भाई नहीं, ये देख मैंने आईकैप में रजिस्ट्रेशन कराई है, मेरा एडमिट कार्ड, बखुदा मैं स्टूडेंट हूं। वो टैक्स लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम क्या कंटेस्ट करोगे? तुम ये थोड़ी बोलोगे हाँ यार मेरा तो काम धंधा यही, टैक्स ले ले मुझसे। यू वोंट डू दिस। बात आ रही समझ में? देखो समझो बात को, तुम्हें बात को समझना है। ऐसा नहीं है कल को तुम अपना घर बेच दो, हर चीज टैक्स में दे दी मैंने तो अब बाकी की जिंदगी। भाई टैक्स पेयर की कोशिश ये होती है कि वो ये कंटेस्ट करे कि दिस इज नॉट माय इनकम। कोशिश तो यही होगी ना भाई आपकी। और जबकि इनकम नहीं है तो वाकई में यही कोशिश होगी ना यार, किताबें बेच के कौन इनकम कमाता है? सर किताबें एग्जांपल दे, मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ हम लोग हर चीज इसी इंटेंशन से खरीद रहे हैं। नहीं करते बेटा, मैं ये तो बोल रहा हूँ। तुम अपने घर वालों से पूछो ना कि ये आपने इस इंटेंशन से खरीदा कि इसको बेच के पैसे कमाओगे। कोई चीज ऐसी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं एसी खरीदता हूँ, 2 साल इस्तेमाल करके बेचूंगा, प्रॉफिट में बेचूंगा लॉस में बेचूंगा। मैं फर्नीचर खरीदूंगा, 4 साल इस्तेमाल करूंगा, बेचूंगा, प्रॉफिट में लॉस में। मैंने टीवी खरीदा, 3 साल इस्तेमाल किया, फिर बेच दिया रद्दी वाले को, प्रॉफिट में लॉस में। मुझे तो आई कैन नॉट रिकॉल एनी आइटम व्हिच आई परचेज फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर माय होम। समझ रहे बात को? क्लियर है? मतलब हम आमतौर पर खरीदते हैं यूजेज के लिए, लेकिन अगर वाकई में इनकम जनरेट करने की इंटेंशन है, ये टेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, और अगर ये टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे फिर भी तू कहता है मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, ए टैक्स वाले आ मुझसे टैक्स ले, गो अहेड। किसी और को कोई सवाल था बेटा? फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ में? देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है?
फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको समझाया कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज परचेज की, सेल की, मैंने सोफा खरीदा, बेच दिया, मेरे घर के लिए लिया था, मुझे चेंज करना है, मैंने बेच दिया। मेरी इंटेंशन क्या इनकम जनरेट करने की है या नहीं है? नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि इनकम जनरेट करने की इंटेंशन है तो टैक्स वाला आके क्या बोलेगा? इस पे मुझे क्या दे दे? टैक्स। लेकिन मैं रोज एक सोफा परचेज कर रहा हूं और एक सेल कर रहा हूं, रोज एक सोफा परचेज एक सेल, एक सोफा परचेज एक सेल, महीने के 30 सोफा सेट मैंने परचेज किए और सेल कर दिए, और मैं टैक्स वाले को कह रहा हूं मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी, मानेगा? नहीं मानेगा। सो दिस इज एन इंडिकेशन, दिस इज एन इंडिकेशन कि ये मेरी क्या है? इनकम जेनरेटिंग एक्टिविटी। क्या बात समझ आ रही? देखो बेसिकली ये फ्रेमवर्क लॉ है, लॉ, और ये इस पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है कि टैक्स वाला इसको इनकम क्लासिफाई करके तुमसे क्या ले? टैक्स ले। टैक्स पेयर की तो कोशिश होगी वो हर चीज को बोले भाई नहीं यार ये तो कुछ भी इनकम नहीं है, मैं तो गरीब तरीन आदमी हूं, ना मेरे पास कोई पैसे, ना मेरे पास कोई इनकम, और मैं टैक्स देने वाला हूं नहीं। यही तो करते हैं लोग, सही है? फिर टैक्स ऑडिट खुलते हैं, टैक्स ऑडिट, टैक्स वाला बोलते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट ला, चल बैंक स्टेटमेंट ली, बैंक स्टेटमेंट के अंदर हर महीने 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं। बोले कहां से आ रहे हैं? ये मुझे कोई डोनेशन दे जाता है, मैं गरीब। मतलब भाई जो डोनेशन तुझे देता है मुझे उसका नंबर पता, मैं भी लूंगा उससे डोनेशन, सही है? तो टैक्स वाला बोलेगा ये हर महीने तेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर 10-10 लाख रुपए के पैसे आ रहे हैं, ये तेरी इनकम आ रही है भाई, क्या काम करते हो? तो हर महीने एक सोफा खरीदता हूँ, बेगम को पसंद नहीं आता बेच देता हूँ, 10 लाख का होता। कैसी टोपी करा रहे हो यार तुम हमको? ये टोपी ड्रामे हमारे पास नहीं चलेंगे, ये तुम्हारी इनकम है, तुम झूठ बोल रहे हो, इस पर टैक्स लगेगा। बात आई समझ में? क्लियर है सबको? चले आगे, बहुत पढ़ना है अभी बेटा। अच्छा, तो हमने कहा अगर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है और इससे कोई रिसीट्स आ रही हैं और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है और ये सारी बातें भी हमें फुलफिल होती नजर आ रही हैं, तो हमने कहा सर फिर जो पैसे आ रहे हैं वो है रेवेन्यू, रिसीट, वो है आपकी इनकम, और अगर इनकम है तो उस पर देना पड़ेगा क्या? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। मैंने एक सोफा खरीदा, 10 साल इस्तेमाल किया, बेच दिया, एक्टिविटी तो हुई, क्या इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग? नॉन इनकम जनरेटिंग। मैंने मोबाइल खरीदा, 3-4 साल इस्तेमाल किया और इसे बेच दिया, ठीक है? खरीदा था मिसाल के तौर पर मैंने 50,000 में, एक स्टूडेंट ने बोला सर आपने इस्तेमाल किया, आप हमें दे दें 70,000 में, हम यादगार के तौर पर, बैच खत्म हुआ है, बड़ा मजा आया, यादगार के तौर पर रखेंगे, 70,000 में ऑक्शन करें सर, आप ऑक्शन करें, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको दे दें आप अपना सेलफोन। पता लगा इसकी मैंने बोली लगाई, अब कोई कहता है सर 80,000, कोई कहता है लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 3 लाख, 5 लाख में मैंने बेच दिया। अब मेरी इंटेंशन तो नहीं थी इनकम जनरेट करने की, तुम्हारी मोहब्बत थी। अब ये जो मेरे पास पैसे आ गए, अब ये जो पैसे मेरे पास आ गए हैं, क्या ये इनकम जनरेटिंग है, नॉन इनकम? नॉन इनकम। मैंने अपने घर का सोफा, पर्सनल सोफा सेट था, 4 साल 5 साल 6 साल इस्तेमाल किया, बेच दिया, कुछ पैसे आ गए, कुछ गेन आ गया, क्या इनकम जनरेटिंग या नॉन इनकम? नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है? इसका मतलब कि सर इसमें इंटेंशन इनकम जनरेट करने की, इंटेंशन नॉट टू जनरेट इनकम। अगली एग्जाम्पल, अब आ जाओ, मेरे पास गाड़ी थी, 10 साल इस्तेमाल की, फिर वो गाड़ी सेल कर दी और मुझे उस पे गेन आ गया, इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग? नॉन इनकम जनरेटिंग। आ गई अब बात समझ आई? सेल ऑफ, एग्जाम्पल ईजी, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, ठीक है? एग्जाम्पल पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल कार, एटसेट्रा। तो इससे ये पता लगा
कि सर अब इससे कितनी इंपॉर्टेंट बात पता लगी, आज तुम अपने घर जाकर अपने अब्बा को बता सकते हो, अरे भाई ये जो अगर आपने अपनी गाड़ी बेच भी दी, पुरानी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख का गेन आ भी गया तो ये टैक्सेबल नहीं है। और अब यकीन करो, हम तो टैक्स प्रैक्टिस में है ना, हम तो देखते हैं ना कि लोगों ने क्या जनाजा निकाला हुआ होता है, क्या जनाजा। आप में से जाके जो बच्चा आज घर जाकर अपने अब्बा को ये बात बताएगा ना, उसके अब्बा को ये बात नहीं पता होगी। 99% केसेस के अंदर आई कैन बेट नहीं पता होगी। और आप यकीन करो, लोग इस कदर मार्केट के अंदर देखो, हर फील्ड के अंदर उल्टे सीधे हर तरह के लोग होते हैं। अभी जब टैक्स फाइल करने का सीजन आएगा ना, टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन आएगा ना, चले जो बीकॉम पास है ना, जिनको टैक्स की अलीफ भी नहीं आती, वो भी बोलेंगे हम रिटर्न फाइल करेंगे, आपका टेंशन नहीं ले। आप कितने में फाइल करेंगे? आप सिर्फ 2000, ओनली 2000 रुपीज। और आज हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं ना कि हम आपका रिटर्न फाइल करेंगे 20,000 रुपए के अंदर। बोलता है क्या बात कर रहे हो, मेरे पड़ोसी के अंदर एक लॉयर है, मेरे पड़ोस में एक लॉयर रहता है, वो तो 3-3 हजार रुपए में फाइल करता है, आप 20,000 रुपए में फाइल कर रहे हो, वो तो 3,000 में फाइल करता है। और आप यकीन करो कि जब क्लाइंट हमारे पास परेशान होकर आता है ना और हम उसको रिटर्न देखते हैं, उसके अंदर जनाजा निकला हुआ होता है, टोटल जनाजा। उसने क्या किया होता है सोचे आपकी, पता है कितने लोगों की, जैसे जो वकील लेते हैं ना 2,000 3,000 रिटर्न फाइल करने के, उनका ब्लैंक रिटर्न फाइल करते हैं, या लाख रुपए की सेल शो करते हैं, लाख रुपए की सेल, 50,000 रुपए की एक्सपेंस, 50,000 रुपए की पूरे साल की इनकम, नो टैक्स, रिटर्न क्लोज, फाइलर लिस्ट में नाम आ गया, क्लाइंट से पैसे पकड़ लिए, को कुछ नहीं पता। या उल्टा, आपने गाड़ी बेची है, कितना गेन आया, अच्छा इस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको, रिटर्न में डाल दिया गेन ऑन सेल ऑफ कार, टैक्स कैलकुलेट कर दिया उसके ऊपर, है कैपिटल रिसीट, इस पे तो होना ही नहीं है टैक्स। आवाम को भी नहीं पता, टैक्स एडवाइजर को भी नहीं पता, दे दिया टैक्स। क्या बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपना कोई भी पर्सनल मूवेबल एसेट सेल करते हो और उस पर कोई गेन आता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। बोलो बच्चा। कमीशन क्या बेटा? वो तो उनकी कमीशन इनकम है ना बेटा, वो तो उनकी सर्विस, रिकरिंग सर्विस है ना। हाँ क्यों नहीं होगा भाई। मिसाल के तौर पर प्लीज, मिसाल के तौर पर मेरा ये मेन काम धंधा है कि मैं प्रॉपर्टी कमीशन लेके प्रॉपर्टी सेल करवाता हूँ, तो ये कमीशन तो मैं रेगुलरली अर्न करता हूँ ना, मेरा काम धंधा है ना, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बेटा सबको बात? लेकिन इसके अंदर मैं एक बात लिखवा दूं जो कि समझ आएगी कैपिटल गेन में। एक्सेप्शन, इसकी एक एक्सेप्शन है, बस इसकी एक एक्सेप्शन है। पर्सनल मूवेबल एसेट्स specifically categorized as capital assets under section 38 subsection 5। लिख लो सिर्फ अभी इसको। पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। सर ये क्या लिखवाया आपने, कुछ समझ नहीं आया, ये सेक्शन वैक्शन पता नहीं आप क्या लिखवा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा आज समझ आ जाएगा तो फिर 6 महीने क्या करोगे? लिख लो सिर्फ ऐसे ही लिख लो, सेक्शन लिख लो। कभी कोई पूछे भरा मार देना सेक्शन 30, सेक्शन 40, सेक्शन 50। अरे किसको पता कौन सा सेक्शन भरम पड़ता है इससे। हाँ यकीन करो, क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हैं, उसको कौन सा पता कौन सा सेक्शन है। हम सेक्शन 50 में ये लिखा हुआ है, उसने कौन सा देखना है। बात आ रही समझ? लेकिन भाई ये सही लिख रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन। अच्छा इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसे बता रहा हूं मैं सिर्फ, यानी कि सर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 के अंदर एक छोटी सी लिस्ट गिवन होगी। उस छोटी सी लिस्ट में कुछ पर्सनल मूवेबल एसेट्स का नाम दिया हुआ होगा
और उनके डिस्पोजल पे जो गेन आएगा वो टैक्सेबल होगा। क्या बात समझ आती है? कौन से एसेट्स हैं अभी जिक्र नहीं करूंगा मैं, इतना टाइम यहां पे लगाने की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, अगर सर ये बात हमने देख ली थी कि ये तो हो गई थी रेवेन्यू रिसीट्स, तो सर अगर कोई नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, इंटेंशन जनरेट करने की नहीं है इनकम, और सेल कर दिया जैसे कि पर्सनल मूवेबल एसेट, तो हमने कहा सर ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल रिसीट। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। कोई एसेट अगर 38 सबसेक्शन 5 की लिस्ट में फॉल करता है, उसको सेल करेंगे तो फिर वो कैपिटल रिसीट नहीं होगा, फिर वो रेवेन्यू रिसीट होगा। इसीलिए मैंने इधर एक्सेप्शन लिखवा दी है। अब इसमें कौन से एसेट्स हैं, ये सस्पेंस है। ये सस्पेंस कब खुलेगा? जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे, जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सारे सस्पेंस आज खोल देंगे तो तुम लोग कल से नहीं आओगे फिर। ठीक है वही बात, चले आगे, चले आगे। ये बात हो गई डन। नॉन रिसीट विदाउट एक्टिविटी। बेटा प्लीज, रिसीट विदाउट एक्टिविटी में भी हमारे पास दो हिस्से बनेंगे, ऑन वॉलेंट्री बेसिस establishment of on voluntary basis establishment of legal right। अभी देखो सारे जितने भी हमने क्वेश्चन मार्क्स रेस किए थे ना अपने दिमागों में, वो सारे हल होते चले जाएंगे। भी अब देखना, याद है आपको मैंने कहा था कि बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको, बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ? अच्छा सर अब आप देखें बर्थडे पार्टी कितनी मेहनत से अरेंज होती है, ऐसे कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। घर पे हमने सारे बलून्स लगाए हैं, बंटिंग्स लगाई हैं, फिर अपनी अम्मा को बोल के हमने खाना बनाया, 10 बातें सुनी है हमने, उसके बाद फिर बाजार से जाके हम कोई मिठाई लेकर आए, केक लेकर आए। ये एक्टिविटी नहीं मानते आप इसको? हमने कहा नहीं बेटा, खून पसीना तो बहा है आपका, एक्टिविटी तो है। अच्छा तो सर फिर इससे जो पैसे आएंगे बर्थडे पार्टी पे, जो गिफ्ट्स आएंगे, तो आप उसे फिर मुझे इनकम भी तो कहने दें। फिर आप ये क्यों माइंड कर रहे हैं कि मैं इसको इनकम कहता हूं तो आप माइंड कर जाते हैं? मैंने कहा बेटा मैं इसलिए माइंड कर जाता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि बर्थडे पार्टी आपने तो रखी हो और दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेज किया हो कि आज मेरी बर्थडे पार्टी पर आप इन्वाइटेड हैं, एंड मिनिमम एंट्री फी इज एनवेलप ऑफ 2000 रुपीज, मिनिमम एंट्री फी इज रुपीज 2000 रुपीज। कैसे कहा है कभी किसी ने? आपने देखा है किसी को? जो भी बंदा गिफ्ट दे रहा है वो वॉलंटरी बेसिस पे दे रहा है, तो वॉलंटरी बेसिस पे दे रहा है, खुशी से दे रहा है, नहीं दे रहा। और ज्यादातर दोस्त तो हमारे ऐसे ही हैं, वो जो बस आगे बस खा ही जाएंगे सर, उनसे हमें कोई आस उम्मीद है नहीं। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो हमने कहा ये जो पैसे मिल रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पर, जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पर, जो शादी के एनवेलप मिल रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पर, क्या ख्याल है? ये जो पॉकेट मनी मिल रही है अम्मा अब्बा दे रहे हैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, पॉकेट मनी अभी तो मिल रही है, लेकिन अगर सीए का पेपर पास ना हुआ तो पॉकेट मनी मत मांगना हमसे तुम। लेकिन सर इसका मतलब ये भी अम्मा अब्बा की डिस्क्रेशन पर है, अम्मा अब्बा का मूड खराब जिस महीने होगा उस महीने पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। हमारा कोई लीगल राइट थोड़ी है क्या हम बोले अम्मा अब्बा अगर आपने हमें पॉकेट मनी ना दी तो हम सू कर देंगे आपको। ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं, नो राइट सर। वॉलंटरी बेसिस पे खुशी से दे रहे नहीं दे रहे थप्पड़ मार के भगा दें, भाग जाएंगे, हरकतें तो ऐसी हैं। सही है, तो हमने कहा वॉलंटरी बेसिस पे। तो जो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर मिल रहे होते हैं, वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, जिसकी एग्जांपल्स क्या क्या ले ली हमने बेटा? क्या क्या एग्जांपल्स ली हमने? गिफ्ट्स ऑन बर्थडे पार्टी, ठीक है भाई, एनवेलप्स ऑन वेडिंग। ओहो हाँ बेटा, कभी भी गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट, मतलब कोई भी तुम्हें गिफ्ट अगर दे रहा है तो
बर्थडे पार्टी भी नहीं दे रहे होते लोग, तुझे ऐसे ही दे रहे होते हैं। कौन है भाई? अच्छा, और मैंने क्या एग्जांपल दी थी, भूलिए, पॉकेट मनी। तो ये सारे क्या थे, वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर थे, ठीक है। और जो ऐसी वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर पैसा मिल गया, खैरात मिल गई आपको, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? हमने कहा वो हो जाएगी कैपिटल रिसीट। ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। ईदी बोलो बेटा। है देखो, एनजीओ तो होती नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इनकम आती है उसको आप प्रॉफिट ऐसे नहीं कहते, उसको उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता। क्या बेटा? देखो, एनजीओ की जो एक्टिविटीज है ना, एनजीओ को जो पैसा मिल रहा होता है बेसिकली वो तो वॉलेंटरी डोनेशंस है, वॉलेंटरी डोनेशंस है, उनका बिजनेस नहीं है, उनकी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं होती है। हैंडआउट नंबर 3 के अंदर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे मजीद क्लियर होगा आपको, ठीक है। उसका सरप्लस उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, उसका उसके ऑब्जेक्टिव में ही री इन्वेस्ट होता है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। शाबाश। अगर जो इनहेरिटेंस के लिए थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा आपको, सही। कैपिटल रिसीट, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। सर हर चीज की एक्सेप्शन क्यों आ जाती है? क्योंकि ये लॉ है बेटा, एक्सेप्शन लिखेंगे हम, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कैपिटल गेन के साथ मर्ज हो गया, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, तो डिटेल में तो तभी एक्सप्लेन होगा। अभी मैं मुख्तसरन एक्सप्लेन करूंगा। किसी को कोई बड़ी चीज अभी गाड़ी वगैरह दे दें, बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाई होने पे मिलता है ऐसा गिफ्ट मिलता है क्वालिफाई होने। अच्छा सवाल है आपका, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा जवाब दूंगा, डिटेल जवाब सेक्शन 39 बेटा प्लीज, बड़ा जवाब सेक्शन 39। एक्सेप्शन, गिफ्ट्स received other than from relatives। लिखो बेटा, गिफ्ट्स received other than from relatives। are chargeable to tax under income from other sources, और ये है सेक्शन 39। अदर देन फ्रॉम रिलेटिव्स। अच्छा, अब आप बोलोगे सर रिलेटिव कौन रिलेटिव के अंदर कौन आता है? मेरी नानी आती है, मेरी दादी आती है, मेरी फूफी आती है, मेरे कजन आते हैं, कौन आता है रिलेटिव के अंदर? हमें तो नहीं पता। इसकी डिटेल भी कहाँ मिलेगी आपको? सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में मिलेगी। मैं रीड कर रहा हूं बेटा। गिफ्ट्स रिसीव्ड अदर देन फ्रॉम रिलेटिव्स आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि सर अगर गिफ्ट मिल रहे हैं रिलेटिव्स के अलावा किसी से, रिलेटिव्स के अलावा किसी से, तो वो तो होंगे टैक्सेबल। असल में देखो हुआ पता है क्या, पहले ये टैक्सेबल नहीं थे, पहले ये टैक्सेबल नहीं थे, लेकिन लोगों ने गिफ्ट्स को मजाक बना लिया, गिफ्ट्स को टैक्स चोरी का जरिया बना लिया, गिफ्ट्स को टैक्स चोरी का जरिया बना लिया। अब किसी के पास ब्लैक मनी है, किसी के पास ब्लैक मनी है, उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अगर डिक्लेयर करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर मेरे घर में, अज्यूम करो, ऐसा है नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ तुम लोग, मिसाल के तौर पर मेरे घर के अंदर एक बोरा पड़ा हुआ है और उसके अंदर 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 50 लाख पड़े हुए हैं, बोरा पड़ा हुआ, और मैं उससे कोई चीज खरीदने चले जाऊं, मैं उससे कोई चीज परचेज करने के लिए चले जाऊं, मिसाल के तौर पर मैं टोयोटा सेंट्रल मोटर चला गया, मैंने बोला भाई ये
या मैं किया के शोरूम चला गया, मैंने बोला भाई ये स्पोर्टेज खरीदनी है मुझे, ये बोरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, ये उठवा लें आप और स्पोर्टेज की चाबी निकालें। अच्छा, वो मुझे कभी भी गाड़ी सेल नहीं करेंगे। क्यों सेल नहीं करेंगे? क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन मैंने आपको कहा लॉ करने नहीं देता। बोलेगा आप कैश में नहीं लेंगे, हम आपसे पैसे हम आपसे बैंक चेक के थ्रू लेंगे। मैंने बोला भाई बैंक में मैं पैसे रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बैंक में पैसे डलवाऊंगा तो मुझे एफबीआर को बताना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है, और जब मुझे बताना पड़ेगा मेरी इनकम है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने छुपा के जमा किए। भाई क्या पागल हो गए? बोरे में पड़े हैं पैसे। किसे पड़े हैं? बोरे में पड़े हैं। अच्छा, पहले जब गिफ्ट्स खुला हुआ था ना, गिफ्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो मैं क्या करता फिर 50 लाख का बोरा लेके बैंक जाता और बैंक में डिपॉजिट करवा देता। और टैक्स वाला मुझसे पूछता, मुनीर साहब 50 लाख रुपए कहाँ से? ये तो मेरे चाचा ने मुझे गिफ्ट दिए, 50 लाख रुपए। आप मुझसे नहीं पूछ सकते इस तरह के सवाल। भाई ऐसे चाचा हमें भी दिलवा दो। कहाँ होते हैं ऐसे चाचा आजकल? मैं बोला भाई हमारे होते हैं, आपको कोई मसला? बोले जरा चाचा का नाम, पता, NIC NTN जरा हमें दे दो। 50 लाख रुपए जो चाचा गिफ्ट कर रहा है वो कमा कितने रहा होगा, उसकी डिटेल दो जरा। और वो डिटेल जरूरी है, क्योंकि गिफ्ट पता होना चाहिए किसके पास से आया। हमने बोला ये चाचा का नंबर, चाचा के पास चले गए टैक्स वाले, चाचा के पास। भाई आप माशाल्लाह भतीजे को 50 लाख के गिफ्ट दे रहे हैं, क्या बात है भाई, हम खानदानी रईस हैं, आपको कोई मसला? बोले इतनी इनकम कहाँ आई, जरा अपना रिटर्न तो दिखाओ, टैक्स रिटर्न तो दिखाओ, इतने इनकम तुम्हारी है भी कि नहीं है? नहीं, इनकम क्यों होगी भाई? मुझे मेरे दादा से गिफ्ट मिले थे, या मुझे मेरे भाई से गिफ्ट मिला। अच्छा, भाई का आता पता, CNIC NTN एड्रेस, भाई के पास चले गए। भाई आप बड़े गिफ्ट दे रहे हो करोड़ों रुपए के अपने भाई को, ऐसे भाई तो दुनिया में एग्जिस्ट तो नहीं करते। पैसे कहाँ से आए आपके पास? साईं हमारी जमीन है, एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्रीकल्चरल इनकम पे तो कोई टैक्स होता नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? चलो निकलो। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट कहाँ चली गई? बिटा दी मैंने, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट। तो हमने कहा सर बेचारे टैक्स वाले हाथ मलते हुए वापिस आ जाते थे। अब हालात बदल गए, गिफ्ट्स को कर दिया है बहुत रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इससे ब्लैक मनी प्रमोट हो रही थी, इससे टैक्स कल्चर तबाह हो रहा था। आप जिसको देखो ना रिटर्न के अंदर पैसे कहां से आए? गिफ्ट से। यकीन करो 3-4 साल पहले जिसके पास कहीं से पैसे आ गए ना रिटर्न के अंदर, कहां से आए? गिफ्ट से। हर बंदा गिफ्ट दे रहा है हमारे अलावा सबको। तो जब ये गिफ्ट रिस्ट्रिक्ट हुए ना, अब कोई अपने रिटर्न के अंदर गिफ्ट दिखा दे, सबसे पहले टैक्स वाला ऑडिट खोलता है उसका। गिफ्ट है? अच्छा भाई किससे गिफ्ट आया? सबसे पहले तो ये बताओ बैंकिंग चैनल से आया कि नहीं आया? बैंकिंग चैनल से ना आया तो वो गिफ्ट ही नहीं माना जाता। अब ये डिटेल हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 में, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? बैंकिंग चैनल से आया नहीं है, चलो बैंकिंग चैनल से आ गया, तो जिसके पास से आया उसका रिटर्न देखा, उसकी आ रही है एग्रीकल्चरल इनकम। अब उसने अपनी झूठी एग्रीकल्चरल इनकम डाल दी। दिखाने में क्या है? डाल देते ना सर, दिखाना ही तो है, लिखना है एग्रीकल्चरल इनकम 2 करोड़ रुपए, और टैक्स तो देना नहीं है, तो लिख देते हैं। हमने कहा नहीं, इतना आसान नहीं। और ऐसे 2-3 क्लाइंटों के साथ कर दिया। जिस जाहिल आदमी को नहीं पता था उसने रिटर्न फाइल किया। जो लॉयर होते हैं, जो बीकॉम पास, जो जिनकी डिग्री भी पूरी नहीं होती है, टैक्स वैक्स नहीं आता उनको, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया। अब क्लाइंट के पास पैसे आ गए, उसने कोई घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, कहां से दिखाएं? एग्रीकल्चरल इनकम डाल दी उसने। अब टैक्स वाले ने फौरन से ऑडिट खोल दिया उसका। अच्छा एग्रीकल्चरल इनकम, जरा जमीन के कागजात की कॉपी तो दे दो। जमीन के कागजात की कॉपी, कौन सी एग्रीकल्चरल जमीन, किधर है? ये एग्रीकल्चरल जमीन किधर है तुम्हारे पास? मैं बोला भाई हमारे पास नहीं है, ये तो रेंटल पर है, रेंट में लिए हमने, उस खेती बाड़ी करने के लिए। रेंट एग्रीमेंट दे दो भाई, जिससे रेंट पे लिया है उसकी जमीन के कागजात दे दो। तीसरी बात, टैक्स वाला पता है क्या मांगता है? प्रोविंशियल टैक्स। एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोविंशियल टैक्स जाता है सिंध हुकूमत को। जो सिंध के अंदर जमीन है, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होगा, सिंध हुकूमत को एक टैक्स जाता है। तो वो बोलता है अगर तेरी खेती बाड़ी से इनकम आई है तो तूने प्रोविंशियल अथॉरिटीज को टैक्स जमा कराया होगा, उसकी रसीद दे। तो वहां पे क्लीन बोर्ड लगाता है वो, उसके पास कोई रास्ता फिर बचता नहीं है। क्या बात समझ आई? तो ये जो गिफ्ट्स थे ना, गिफ्ट्स,
गिफ्ट्स की वजह से ब्लैक मनी बहुत ज्यादा फूल रही थी, जिसके ऊपर पाबंदी या रोक लगाई गई है। क्या बात समझ आई? गिफ्ट्स के ऊपर मजीद बात करेंगे गिफ्ट के साथ सेक्शन 39 में। क्या ये बातें क्लियर है बेटा? गुड। जी बेटा, क्या बेटा तुम बताओ, कभी रिश्तेदार आए मिलने के लिए, तुमने बोला आंटी 2000 से कम पे तो बात नहीं बनेगी? नहीं बेटा, है ही नहीं पैसे इतने, ठीक है आप जा ही नहीं सकती हैं, मंगवाएं। पहले अपने बेटे को बोले इतने पैसे मंगवाए, हम आपको करना छोड़ेंगे नहीं। बेटा ये ईदी है या तावान है? जो समझ रहे हैं आंटी आप समझ लें, इनकम का टारगेट है, वी नीड टू अचीव इट। सॉरी, माजरत के साथ, जाहिर सी बात है वॉलंटरी है बेटा, ठीक है। आ जाओ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट, अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट के ऊपर सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिख लें। स्कीम announced publicly by third party। क्या हो बेटा, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों में? अल्लाह खैर। ज्वेलरी कहाँ आती है? पढ़ा हुआ लगता तुमने टैक्स पिछली दफा। हाँ बेटा, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में आती है ज्वेलरी। बाद में बात करेंगे उसकी, मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। डिटेल के अंदर हम करेंगे सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 की बात हम करेंगे कैपिटल गेन के साथ। ज्वेलरी उसमें आती है, ठीक है। चलो इसकी एग्जाम्पल बोर्ड क्लियर करेंगे। कभी वर्ड्स आप नहीं दिखते हैं, उसके लिए बेटा क्लास में आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करके। क्या ख्याल है, दिख जाएंगे? अच्छा बेटा देखो, बात सुनो। वैसे कभी ऐसा हो कि लाइव क्लास में आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे, तो मुझे पता है हरामखोरी की आदत आप लोगों के अंदर अंदर बस चुकी है। किसी को स्नैपशॉट लेना होता है तो वो कैसे ले, तो फिर अगर करना हो तो ये कर सकते हो कि बाद में पोर्टल के ऊपर भी ये सारी वीडियो जाएंगी ना, जिनके पास ऑनलाइन का एक्सेस होगा, तो ऑन करके स्क्रीनशॉट ले, ठीक। अगर हो सके तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, लिख लो हाथ से जरा। खैर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल राइट। एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत से पॉकेट मनी जमा करके प्राइस बॉन्ड ले लिया। क्या ले लिया? प्राइस बॉन्ड। 15,000 रुपए का आपने खरीद लिया प्राइस बॉन्ड। 15,000 रुपए के 3 खरीद लिया आपने, मतलब 45,000 रुपए जमा हो गए ईदी से या किसी भी वजह से, प्राइस बॉन्ड खरीद लिए। और प्राइस बॉन्ड का नतीजा आया और प्राइस बॉन्ड लग गया और आपका 10 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड लग गया। बोला भाई मजे हो गए तो, और नाचते गाते उछलते कूदते बैंक गया। बोला भाई अभी इनकैश करो जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, बॉन्ड लगाए मेरा। बैंक वाले ने बोला अच्छा ठीक है, ये पीछे कैमरा है, आप देख के हाथ हिलाते, मजाक था। क्या ख्याल है, कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा होता है? नहीं सर, मजाक बात थोड़ी है। हक हलाल के पैसों से हमने प्राइस बॉन्ड लिया था, इनाम लगा है हमारा, वी आर वेरी सीरियस। अखबार के अंदर पता लग गया है, हमारा इनाम लग गया है, नाउ वी आर वेरी सीरियस, दिस इज नॉट अ जोक। तो हमने कहा इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, इसके लिए तुमने कोई एक्टिविटी तो की नहीं, हरकत तो हुई नहीं, खून पसीना तो बहा नहीं, तो ये तो वॉलेंट्री वाला केस नहीं लग रहा। हमने कहा सर देखें ये वॉलेंट्री वाला केस नहीं है, ये स्कीम अनाउंस थी, ये स्टेट बैंक की अनाउंस स्कीम थी प्राइस बॉन्ड की, इसके चक्कर में हमने प्राइस बॉन्ड लिया था और अब ये लग गया है और अब हम सीरियस हैं, मजाक नहीं चलेगा, अभी इस वक्त मजाक नहीं बर्दाश्त होगा।
हमने कहा अगर आप सीरियस हो गए हैं तो फिर FBR भी सीरियस, फिर लॉ भी सीरियस होगा। तो लॉ कहेगा ठीक है, प्राइस बॉन्ड आपका लग गया है और आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि आप इतने सीरियस हैं और वाकई में आपका लीगल राइट है। तो अगर अब आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है तो फिर ये इनकम टैक्स होगी। ठीक हो गई बात? तो इसकी अनाउंसमेंट पब्लिकली विद थर्ड पार्टी। अगर आपका कोई लीगल राइट एस्टेब्लिश हो जाता है अंडर एनी स्कीम, अंडर एनी प्राइस स्कीम, प्रमोशन स्कीम अनाउंस्ड बाय थर्ड पार्टी, तो हमने कहा फिर आपका ये लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है। और अब अगर आपको कोई इनकम मिलेगी तो ये चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और हमने कहा कि ये है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये है रेवेन्यू रिसीट। बात आई समझ में? मिसाल के तौर पर PSO के पंप पे आप चले गए और PSO के पंप के ऊपर आपने पेट्रोल भरवाया और उसने कहा सर ये स्क्रैच कार्ड आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया है बाइक में, आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, इसलिए स्क्रैच कार्ड आप स्क्रैच करें तो इंशाल्लाह इस पे इनाम निकलेगा। अच्छा, और आपने स्क्रैच किया और वाकई इनाम निकला है, वाकई इनाम निकला है। Honda CD70, Honda 125 निकला है, Honda 125 निकला है, आप खुशी से पागल, वह इनाम निकला है। सर ये स्क्रैच कार्ड वापस दे दे, आपने सिर्फ 100 का पेट्रोल डलवाया है, गलती से ये वाला स्क्रैच कार्ड दे दिया आपको। देखा नहीं भाई अब इनाम निकला है, अब यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं, बाइक लिए बगैर नहीं जाऊंगा, लाओ पहले बाइक लाओ फिर जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा क्यों सर, क्यों ऐसा? क्योंकि अब लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया, लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया। PSO ने स्कीम अनाउंस की थी, स्क्रैच कार्ड हमने स्क्रैच किया और अब हमें बाइक मिल गई है। तो हमने कहा फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अभी रमजान का महीना आ रहा है, हर टीवी के ऊपर एक शो आ रहा होगा, रमजान ट्रांसमिशन शो आ रहा होगा। ठीक हो गई बात? उसके ऊपर तफरी तमाशे चल रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे, गाने भी गा रहे होंगे। तो ऐसे ही किसी शो के अंदर, फहद मुस्तफा के शो के अंदर आप भी चले गए और आपने भी जोश में आके मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, कोई मानता नहीं है, और आपको फहद मुस्तफा ने माइक पकड़ा दिया और आपने इत्तफाकन, क्योंकि रिजल्ट आया था तो आपकी आवाज में दर्द था, तो आपने एक जबरदस्त सा गाना भी गा दिया और फहद मुस्तफा ने खुश होकर बोला ठीक है भाई ये बाइक आपकी हुई, ये बाइक आपकी हुई। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ऐसा हो कि शो के बाद जब आप वो बाइक ले जाने लगे तो वो कहे रुक जा भाई, मजाक था, ये तो टीवी पे ऐसा शो चल रहा है, मजाक था, तुम सीरियस ही हो गए। हमने कहा नहीं सर नहीं, अब हम सीरियस हो गए, क्योंकि ये आपने बता दिया था ये स्कीम पब्लिकली अनाउंस्ड है और ये शो पब्लिकली अनाउंस्ड है, तो अब ये सबके सामने ये प्राइज हमने जीता है, तो अभी बाइक तो हमारी होगी माजरत के साथ, अब ये हम किसी को छीनने नहीं देंगे। तो हमने कहा चूंकि आप सीरियस तो लॉ भी सीरियस, लॉ भी कहेगा कि अब ये क्या है, टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखा जाए तो इसके लिए भी तुमने कोई खून पसीना तो नहीं बहाया, लेकिन सर गाना गाया आपके भाई ने इतनी मेहनत से, लेकिन खून पसीना तो नहीं बहाया, तुम्हारी कोई मेहनत तो नहीं है, तुम्हारा कोई एफर्ट तो नहीं है इसके पीछे, बट स्टिल यू आर हैविंग सम मनी, स्टिल यू आर विनिंग सम प्राइज। तो हमने कहा लेकिन सर यहां में और यहां में फर्क क्या है, यहां और यहां फर्क क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, वहां लीगल राइट एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, वहां तुम वलीमे के बाहर, वलीमा सेरेमनी के बाहर लिख नहीं सकते कि 5000 से कम वाले अफराद का दाखिला बनाएं, यू डोंट हैव एनी लीगल राइट। 100 रुपए भी दे कोई खुशी से तो एनवेलप ले लो चुपचाप। बात आई समझ में? वहां लीगल राइट नहीं है, ठीक है। और यहां चूंकि तुमने इतनी सुरीली आवाज के अंदर गाना सुनाया और तुमको एक बाइक मिल गई, तो ठीक है भाई, फिर टैक्स वाला कहेगा लाओ टैक्स भी लाओ इसके ऊपर जरा, क्या ख्याल है? ठीक है। तो जब भी ये वाली एग्जाम्पल आती है, ये वाली बात आती है, तो एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा वाकया सुनाने का मेरा दिल चाहता है, मैं हर अटेम्प्ट में सुनाता हूँ। एक दफा बादशाह का दरबार लगा हुआ था, और पहले जमाने के बादशाह आपको पता है आशिक मिजाज थोड़े से जरा, तो जो गाने वाने गाते हैं, बादशाह का दरबार लगा हुआ था और एक मिरासी था, उसने कहा बादशाह मैं आपको ऐसा गाना सुनाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। उसने कहा सुना भाई।
और उसने गाना गाना शुरू किया, और गाना बड़ा सुरीला गाया उस मिरासी ने। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा भाई ये सोने जवाहरात, ये हीरे, ये इलाका तेरा हुआ, ये इलाका तेरा हुआ, ये जमीन भी तेरी हुई, ये हीरे तेरे, ये जवाहरात तेरे, सोने। वो खुशी में और गाता गया और दरबार बर्खास्त हुआ, चला गया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, मिरासी दरबार में आया, बादशाह को कहा बादशाह सलामत, आपने मुझसे कहा था ये चीज तेरी, ये चीज तेरी, ये हीरे तेरे, ये जवाहरात तेरे। 2 हफ्ते गुजरे, अभी तक तो कुछ नहीं आया मेरे घर पे। बादशाह ने कहा भाई ये देने दिलाने की बात कहां से आई? तूने जो गाया मेरे कानों को अच्छा लगा, मैंने जो कहा तेरे कानों को अच्छा लगा। ये देने दिलाने की बात कहां से आई? हिसाब बराबर, ठीक है। लेकिन हमने कहा सर अगर फवाद मुस्तफा ने ऐसी कोई बात की तो हम माइंड कर जाएंगे माजरत के साथ। अच्छा भाई, लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। शरिया राइट। Inheritance amount, ठीक है बेटा। अब जो इनहेरिटेंस की अमाउंट है वो भी तो लीगल राइट होता है ना हमारा, क्या ख्याल है? वो भी तो लीगल राइट है ना, लेकिन वो शरिया राइट है। तो शरिया राइट इज एन एक्सेप्शन। तो शरिया राइट के तहत अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी। है तो इस पे भी लीगल राइट है, तो इस पे भी लीगल राइट, हक मेहर पे भी लीगल राइट है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन है, शरिया राइट एक्सेप्शन में फॉल करता है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा। तो ये क्या होगा फिर? कैपिटल रिसीट। तो अब आप देखें, हमने सब जितने भी सवाल रेस किए थे अपने दिमाग में, सबके जवाब मिल गए। बर्थडे पार्टी से जो गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, एनवेलप्स रिसीव हो रहे हैं, पॉकेट मनी, सर ये कैपिटल रिसीट है, ये इनकम ही नहीं है, क्योंकि ये रिसीट है विदाउट एक्टिविटी ऑन वॉलंटरी बेसिस। सर अगर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है, वो इनकम है, क्योंकि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, आपकी इंटेंशन है टू जनरेट इनकम, और इंडिकेशन है क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये इनकम है, इनकम नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बार बार? क्योंकि सर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये रिसीट इनकम है या इनकम नहीं है, और अगर इनकम है तो फिर माजरत के साथ उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? बोलो बच्चा। सेल ऑफ, इतनी टेक्निकल बात इतनी शुरू की क्लासों में। सेल ऑफ गुडविल बिजनेस इनकम का पार्ट होती है, बिजनेस इनकम भी देखेंगे, इंटेंजिबल में आएगी, ठीक है। इंटेंजिबल्स की डेफिनेशन में आएगी, तब हम बात करेंगे इस पे। बोलो। इंटरेस्ट, तुम बताओ क्या होना चाहिए? इनकम जनरेटिंग है, नॉन इनकम जनरेट। अच्छा देखो, इंटरेस्ट वैसे बता दूं मैं। अच्छा, इंटरेस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। बैंक ने बोला तुमको सूद मिलेगा, तो मिलेगा ना, पैसा तुमने रखवाया है और तुमको सूद मिलेगा, तो मिलेगा तुम्हें सूद, बैंक देगा तुमको। So what about dividends? डिविडेंड इज आल्सो इनकम। इंटरेस्ट की, डिविडेंड की सबकी मिसालें आएंगी जब मैं अभी आपको इनकम की टैक्सेबिलिटी का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लो, सही है? क्या बेटा? पेंशन इनकम बेटा सैलरी के हेड में आएगी। जब सैलरी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम, सही है? इनमें कहीं करेगी ना बेटा। आप सैलरी, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, रिकरिंग नेचर की सर्विसेज हैं, डेली दे रहे हैं सर्विसेज, हर महीने इनकम कमा रहे, सही है? तो सैलरी का एक अलग हेड है, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम, ठीक है।
जो पेंशन आपको मिलेगी वो एम्प्लॉयर देता है, और जब हम सैलरी का हेड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी दे रहा है वो इनकम में फॉल करेगा, सैलरी इनकम में फॉल करेगा। अच्छा बेटा, इस सारी डिस्कशन के बाद, चूंकि अभी भी हमारे पास 5 मिनट है, तो ये सारी डिस्कशन ये तो हमने करी अभी जनरल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। किस पे करी हमने? जनरल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर, जो किताब में नहीं लिखा हुआ, जो लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से ये आपको समझना जरूरी था, ताकि आपको समझ आना शुरू हो कि क्या, कब, कौन सी चीज इनकम है, इनकम नहीं है। इसमें हमने कई चीजों को रेफर किया, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, सेक्शन 16, सेक्शन 39, सेक्शन 85 सब सेक्शन 5। ये सारे सेक्शन हम पढ़ेंगे, जब वक्त आएगा तो पढ़ेंगे। अभी आप लोग लिखें अपने पास रजिस्टर के ऊपर, ताकि आपको याद हो ये सर ने बताना है। जब हम इस हेड पर आएंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती बेटा? इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इन सारी चीजों के बाद 2-3 मिनट जरा यूटिलाइज करते हैं, और अब आप हेडिंग डालें इनकम की। अब हम इनकम पढ़ेंगे, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन है। ये वाली चीजें तो हमने पढ़ ली ना। अच्छा बेटा, मैं अनाउंस करता चलूं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कब होगी। बच्चे पता नहीं क्यों मुझे मैसेज करते हैं, हालांकि मैं बताता हूं हमारा टाइम टेबल इंशाल्लाह फिक्स रहेगा मेरे बच्चों, चेंज नहीं होगा। और हमारी क्लासेस होंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। और किसी दिन नहीं होती है सर? बिल्कुल होती है, और वो होगी संडे, लेकिन वो होगी रमजान के बाद। रमजान से पहले शायद ना हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रमजान से पहले शायद ना हो। रमजान के बाद चूंकि रिजल्ट आ गया होगा, थोड़ा सा जरा आप लोग सीरियस हो गए होंगे। क्या बेटा, नहीं रब करूं? 2 मिनट हो गए रब करने में, तो 5 मिनट और ले लेते हैं बेटा। हैंड आउट जिसके पास नहीं है मुझसे जरूर लेकर जाएगा, मेरे पास पड़े हुए लेकर जाएंगे आप लोग हैंड आउट। ठीक होगी बात? अच्छा, अभी तक कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं? अपना नंबर फिर से मेंशन कर रहा हूं, मुझे आप सिर्फ टेक्स्ट करेंगे, डियर सर प्लीज ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप। सही है? ठीक है? अच्छा सुन लो, टाइमिंग सुन लो मेरी क्लासेस की, और ये इंशाल्लाह चेंज नहीं होंगी। हमारी केएनएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम टेबल फिक्स रहता है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को सुबह 10-10-10, सैटरडे को 12 है या 12:30 देख लेना। ठीक है? 12:30 है शायद, लेकिन आप अपने जहन में 12 रखो ताकि टाइम पे आ जाओ। अच्छा, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, लेकिन कोर्सेज टू बिग, यू कैन नॉट इमेजिन। कैफ का कोर्स कितना बड़ा है, यू कैन नॉट इमेजिन। कोर्स इज टू बिग, तो 4 क्लासों में हमारा गुजारा होगा नहीं। ठीक है? 5वीं तो आएगी, तो अभी से आपको पता होना चाहिए 5वीं क्लास तो आएगी, और वो 5वीं क्लास आएगी संडे को। चाहिए? ये बात भी मैंने बता दी। फिर मैं एक और बात बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता आपको। रिजल्ट के बाद मेरी क्लास की टाइमिंग, रिजल्ट के बाद नहीं, रमजान के बाद, क्योंकि रिजल्ट तो रमजान में आ जाएगा शायद। किस डेट को आ रहा है? बस ठीक है, मतलब रमजान के बाद। रमजान के बाद ये 10 बजे वाली क्लास आधा घंटा पीछे चली जाएगी, 9:30, 9:30, 9:30, और जो सैटरडे और संडे वाली टाइमिंग है वो वैसी अपनी जगह पे रहेगी। क्या बात समझ आती है? रमजान में भी 10 ही रखूंगा, देखूंगा 10 या 9:30, लेकिन यूं समझो कि रमजान के बाद ही रखूंगा 9:30। ठीक हो गई बात? अभी 10, थोड़ा सा जरा रमजान हमें भी सुकून से गुजारने दो, उसके बाद तो रमजान में थोड़ा कम कर लें। हाँ, तो कम करके आगे वाली टाइमिंग को कम कर लेंगे ना। मिसाल के तौर पर 10 से 11:30 कर लेंगे,
चलो देखते हैं। लेकिन स्लॉट्स मैंने आपको मेन मोटे मोटे स्लॉट्स अपने मैंने आपको बता दिए। अच्छा बेटा प्लीज रिक्वेस्ट मेरी ये है मेरे बच्चों, क्लास मिस मत करना। एवरी टॉपिक इज सो मच लिंक, मत करना मिस क्लास। अगर अल्लाह ना करे कभी पहुंच ना पाओ टाइम पे, वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट ये क्लास में आके लो, क्योंकि जब बच्चे क्लास में आके मेरी नजरों के सामने पढ़ रहे होते हैं, मेरी नजरों के सामने सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो टीचर को एक तसल्ली होती है दिल को कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये पास जरूर करेंगे। जब नजरों के सामने नहीं होते बच्चे तो पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अगर मजबूरी हो बहुत ज्यादा तो घर बैठ के लाइव ऑनलाइन ले लिया करो, अदरवाइज प्लीज क्लास में जाओ। तुम्हें इसका फायदा, इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा पेपर तुम देकर आओगे और वो पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बेटा प्लीज। और जो हमने पढ़ लिया घर जाकर उसको एक नजर मार लो, सिर्फ रिकैप कर लो, क्योंकि देखो अभी हमारी स्पीड है बहुत स्लो। आहिस्ता 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 आपको पता लगेगा कि ये चूंकि कोर्स बड़ा है सो वी नीड टू मूव फास्ट। चूंकि अभी आपका वो एक्यूमेन नहीं है, अभी वो आपकी बेस नहीं बनी हुई है टैक्स की, तो मैं बड़ा स्लो चलूंगा। लेकिन वंस आपकी बेस बन जाएगी और मुझे लग जाएगा कि अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता हूं, तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कहा कि हमें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो मुझे पता था नहीं आते होंगे, क्योंकि स्कीम चेंज के चक्कर में पकौड़ा बहुत बना है और बहुत बुरा पकौड़ा बनाएगा। आइए बच्चों ने दिया ही नहीं, आइए बच्चों ने दिया नहीं, एएफसी के अंदर पढ़ा नहीं, तो अकाउंटिंग कहां से आएगी? सही है। तो थोड़ी सी जरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपकी हो जाएगी तो मुझे पढ़ाने में जरा और मजा आएगा, फिर मैं एंट्रीज के थ्रू आपको बात को समझा सकूंगा जहां मुझे समझानी है। तो आपने बस फोकस्ड रहना है, जो मैं समझा रहा हूं जैसे समझा रहा हूं, क्लास के अंदर आपको हर चीज समझ आनी चाहिए। अगर आ गई तो पेपर तो आपका इंशाल्लाह पास है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको बात समझ नहीं आई और आपने दिल में रख ली और आपने मुझसे ना पूछा, तो ये आपका नुकसान है। मैं अवेलेबल हूं, अभी भी क्लास खत्म हो जाएगी ना, मैं अवेलेबल हूं, यहाँ बैठा हूं, कोई टेंशन नहीं है, मैं कहीं नहीं भाग रहा। लेकिन जरूर पूछ लो और कोशिश करो, कोई चीज समझ नहीं आती ना तो मुझसे पूछो, अपने दोस्त से ना पूछो। मेरे पास आओगे ना तो मैं आपको किसी और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, किसी और तरीके से समझाऊंगा, वो टीचर समझा सकता है, आपका दोस्त नहीं। ठीक है। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अगर क्लास में परेशान होते हो कि सर के सामने हाथ रेज करेंगे, सर नाराज हो जाएंगे, अगर हो भी जाऊं तो कोई मसले की बात नहीं है। टीचर की नाराजगी भी कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं, कभी कभी अगर। और दूसरी बात ये कि ब्रेक हो क्लास के बाद में अवेलेबल हूं, मुझसे पूछ लो। ठीक है। आपको अपने पेपर की फिक्र करनी है एंड यू हैव टू पास इट इंशाल्लाह। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे वेडनेसडे को मुलाकात होती है सुबह 10 बजे शार्प। अच्छा, क्लास शुरू हो जाएगी 10:05 मैक्स, लेट मत होना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।